ठीक बताइए। वो संदेश सर को आप बता दीजिए कि वो दीपमाला जी की उससे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ओके, ठीक है। वो हमारा ना इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हमारा मैसेज उनको पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, मैं बात करूँ। जी सर, हम लोग आज की मीटिंग शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला इस विभाग के लिए, और हमारे साथ नई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में आप लोगों का बहुत सहयोग है। आपका हमेशा से ही हमारे साथ सहयोग रहा है, और आपके सहयोग के कारण ही ये डिपार्टमेंट जितना भी कर पा रहा है, शायद आप लोगों के सहयोग से ही कर पा रहा है। बहुत समय से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सर, और आप लोगों ने हमेशा ही हमारी हर तरह से हेल्प करी है। आज की मीटिंग का जो प्रमुख एजेंडा है सर, हम लोग पहले तो बीलिब और एमलिब के कोर्सेज को रिवाइज करने के लिए किस तरह से रिवीजन हमें इंट्रोड्यूस करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमारी प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉमन मिनिमम सिलेबस क्रिएट करवाया, और वो कॉमन मिनिमम सिलेबस यूपी के अक्रॉस जहाँ भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सेम सिलेबस इम्प्लीमेंट होना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने हमको ये छूट दी है कि 70% तक तो कोर्स वही रहेगा, स्ट्रक्चर में हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कंटेंट्स की, पेपर के कंटेंट्स की बात है, वहाँ हम 30% तक चेंज कर सकते हैं। ये छूट हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने हमको दे रखी है। इसी के तहत जो हम लोगों को रिसीव हुआ है सिलेबस शासन से बीलिब में, वो हम लोगों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। शायद पहले भी दीपमाला जी ने आपको ये सिलेबस भेजा होगा। साथ के साथ चूंकि सेमेस्टर सिस्टम पे हम ला रहे हैं अपना बीलिब का कोर्स, तो हमने सोचा विभाग में दो तरीके के कोर्सेज चलते हैं, बीलिब और एमलिब, तो एमलिब को भी सेमेस्टर सिस्टम में ले आए, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अक्रॉस बोथ द कोर्सेज। तो इस वजह से हम लोगों ने एमलिब में भी दीपमाला जी के सुपरविजन में ये सिलेबस तैयार किया गया है एमलिब का, और इसको भी आज हम लोग रिव्यू कर लेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोग सेमेस्टर सिस्टम पे एमलिब को भी ले आए। शासन, ये भी बताना चाहूंगी आपको कि शासन स्तर पर पीजी के कोर्सेज भी डिजाइन हो रहे हैं, और हो सकता है जून एंड तक, जो अभी तक हम लोगों को जानकारी है, ऐसा लग रहा है कि शायद जून एंड तक हमको पीजी के कोर्सेज भी बना के दे दिए जाएंगे। पर चूंकि अब पीजी के कोर्सेज 2021 से ही शुरू होंगे या 2022 से शुरू होंगे, अभी इसकी चूंकि हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा है कि अभी एक फ्रेमवर्क तो कम से कम हम लोग बना ही लें पीजी, ये एमलिब के सिलेबस का भी, जिससे हम एक साथ ही सेमेस्टर सिस्टम बीलिब और एमलिब दोनों के कोर्सेज में इंट्रोड्यूस कर पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का डिस्कशन करेंगे सर, और फिर उसके बाद में जब सिलेबस में चेंज होगा तो ऑब्वियसली ऑर्डिनेंसेस में भी कहीं ना कहीं चेंज होगा, वो ऑर्डिनेंसेस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जिस तरीके के चेंजेस आप लोग प्रपोज करेंगे वो हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये चेंज करने के बाद जो है हम लोग हर साल, आप जानते हैं, एग्जामिनर्स फाइनलाइज होते हैं, तो वो पैनल फाइनलाइज करने में भी वो लिस्ट हमारी तैयार है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। उसमें भी आप जो करेक्शंस बताएंगे उस तरीके के करेक्शंस हम लोग कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि स्क्रीन शेयर करके और आपको एक एक चीज आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर दें, जिससे कि जिसका जो भी ओपिनियन आ रहा है, जो भी सजेशन आ रहा है, उस सजेशन को हम लोग साथ के साथ ही इनकॉर्पोरेट भी करते चले जाएंगे। और इसी उद्देश्य और इसी एजेंडा को लेके हम लोग इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि एक एक बार, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक एक बार अगर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग एजेंडा पे काम करना शुरू कर दें। खरे साहब, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। I am Dr. V.P. Khare, retired professor from Budelkhand University Department of Library Science. I have been associated with teaching for about 4 decades, and I am retired now. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोगिंदर सिंह सर, प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें। Good afternoon, madam. Myself, Professor Joginder Singh, Department Library Information Science, Kurukshetra University, Kurukshetra.
I'm thankful to you for inviting me and this meeting. Thank you very much. Thank you, sir. You are welcome, sir. Hemant Sharma, sir, please. Myself, Professor Hemant Sharma, at present HOD in Library Information Science, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, और आपकी यूनिवर्सिटी से मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय निकालने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MP सिंह सर, प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें। Very good afternoon to all of you. This is Professor MP Singh, working in Department of Library and Information Science, Baba Saheb Bhimrao Center, University, Lucknow. Thanks to all of you, especially authority of CMJ University, to providing me this opportunity. Thank you. सर बहुत बहुत स्वागत है और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा आप हमारा इतना सहयोग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ से जो फैकल्टी में स्पेशल इनवाइटीज हैं, दीपमाला जी आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। Myself, Deepmala Nigam, working in the Department of Library Information Science of CSJM University, Kanpur. स्मिता आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। Good afternoon, everyone. I am Smita Gupta, Assistant Professor from the Department of Library and Information Science, CSJM University, Kanpur. And it's my honor to share this online platform with all of you. Thank you. संदीप सर, आज आप हमारे स्पेशल इनवाइटी हैं, प्लीज आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें सर। मैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, और आप सभी का स्वागत है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ बोर्ड ऑफ स्टडीज में। वैसे मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन स्पेशल गेस्ट के रूप में हूँ आपके साथ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखूंगा, बाकी आप ही लोगों को डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं सर। मैं दीपमाला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बीलिप का जो सिलेबस है वो अपने स्क्रीन पे वो शेयर करें, जिससे कि हाँ, हम लोग पहले सिलेबस पे ही बात करेंगे। जो शासन से आया हुआ सिलेबस है उसको आप डिस्प्ले कर दें, जिस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। This is the syllabus from higher education. It is visible. हाँ, इट इज विजिबल, दिख रहा है। इसके बारे में बताइए दीपमाला जी, फिर इस पे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। एक्चुअली में ये इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने ये जो दिया है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और ये फर्स्ट पेपर है इनका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सेकंड पेपर है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, थर्ड पेपर दिया है और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल है और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल है। इसको उन्होंने क्रेडिट्स के हिसाब से डिवाइड किया है यहाँ पर, और इंटरनल मार्क्स 25, एग्जाम मार्क्स 75 है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है, जिसने दिया है कि लाइब्रेरी सर्वे करेंगे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में और लिटरेचर सर्वे करेंगे। इसके मार्क्स इन्होंने 75 दिए हैं और 25 वाइवा के दिए इसमें मार्क्स इन्होंने। ये दोनों को डिवाइड किया इसमें इन्होंने। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस प्रैक्टिकल है ये। इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है LIS फील्ड सर्वे और कंपाइलेशन ऑफ एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज। तो अब हमारे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 थ्योरी के पेपर हैं और 1 प्रैक्टिकल का। इसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर में 3 थ्योरी हैं, 2 प्रैक्टिकल हैं
और एक प्रोजेक्ट है, ऐसा ही है ना दीपाला जी? एक्सक्यूज मी मैम, जरा इसकी वर्ड फाइल से पीडीएफ फाइल निकाल लो जरा। हाँ ये सिलेबस मैडम आप यूजीसी का फॉलो करते हैं या आपका हायर एजुकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसको फॉलो कर रहे हैं? सर स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग State फॉलो government करते हैं। का। अभी तक जो भी चीजें वैसे हमारे यहाँ यूजीसी से आती हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है और यूनिवर्सिटीज को उस तरह से डायरेक्शंस देती है। तो हम लोग बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जी, तो स्टेट गवर्नमेंट के उस पे चलते हैं। और अभी तक कॉमन मिनिमम सिलेबस अभी कुछ सालों क्या मुझे लग रहा है 8-9 सालों पहले ऐसे हुआ था कि कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाए गए थे यूजी लेवल के लिए, जैसे हमारे है ना, हाँ यूजी लेवल पे बनाया गया था। हमारे यहाँ जैसे बीबीए का सिलेबस बनाया गया था, बल्कि हमारे यहाँ बरेली यूनिवर्सिटी ने बनाया था वो। उसके बाद से काफी समय से इस तरीके का नहीं चला था। ये कॉमन मिनिमम सिलेबस की चीजों से कई बार लोगों ने अग्री किया, कई बार लोगों ने डिसअग्री किया, और इसके बाद टीचर्स के पास और डिपार्टमेंट्स के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं रह जाती है अपने कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो लेकिन इस बार चूंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना खुद क्रिएट किया। सर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसके पीछे का मकसद क्या है। अपनी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का स्टेट लेवल पर गठन किया गया था। एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं स्टीयरिंग कमेटी की उत्तर प्रदेश के लेवल पे मैं मेंबर भी रही हूँ। तो जो ये स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ या इसको किस तरीके से हम लोग एक वोकेशनल लुक दे पाए, और नई शिक्षा नीति की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एंट्री हो और फिर एक साल, जैसे आपको पता है कि 1 साल में अगर बच्चा ग्रेजुएशन के कोर्स में एग्जिट करता है तो कर सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल में अगर एग्जिट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में एग्जिट करता है तो वो डिग्री मिलेगी। और कभी भी बच्चा निकल सकता है, पढ़ाई छोड़ के जा सकता है, और कभी भी वापस एजुकेशन सिस्टम में आ सकता है। बहुत सारी और जो भी चीजें रही हैं नई शिक्षा नीति में, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस वक्त सेंट्रलाइजेशन की शायद ज्यादा जरूरत है, और इसी वजह से पूरी उस नीति को कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके ऊपर पूरी रणनीति बनाई गई। और हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने उस चीज को बहुत क्लियरली ले डाउन किया कि किन किन चीजों को हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट करते जाएंगे, जिसके तहत कई सारे जीओस इस बीच में हम लोगों को प्राप्त हुए। अलग एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने का भी जीओ आया हुआ है, जहां हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रोविजन करेगी। और इसके अलावा जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करना और बाकी जितनी भी चीजें एनईपी 2020 में हैं, उन सबको अडॉप्ट करने का काम भी गवर्नमेंट ने अपने स्तर से किया, और उसके बाद जीओ के फॉर्म में यूनिवर्सिटीज को डायरेक्शंस भेजे हैं। उसी के तहत सर एक ये जो मूव है वो सिलेबस को कॉमन सिलेबस डिजाइन करने का भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मुझे लगता है आर्ट्स फैकल्टी में करीब 16 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से साइंस फैकल्टी में करीब 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 को-करिकुलर कोर्सेज हैं। इसके अलावा बीएड, बीएड, इस तरीके के बीबीए, इस तरीके के कोर्सेज को भी कॉमन मिनिमम लेवल पे डिजाइन किया गया, और यूनिवर्सिटी से जीओ के तहत कहा गया कि इनको आपको अडॉप्ट करना है। तो अभी हमको जीओ प्राप्त हुआ। उस जीओ में ये कहा गया कि हर यूनिवर्सिटी 5 से लेकर 15 मई के बीच में अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज करा के इन सिलेबस को अडॉप्ट करे और शासन को इन्फॉर्म करे। सो हम लोग उसी का वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हम लोग गवर्नमेंट को ये भेज सके कि फाइनली हमने अपना सिलेबस अडॉप्ट कर लिया है। तो सर इस वजह से ये कॉमन मिनिमम चीज की बात आई है, और मुझे लगता है कि अभी इस लेवल पे अगर यूनिवर्सिटीज को डायरेक्शंस नहीं दिए जाते तो शायद वो जो हम लोगों ने करा है सर, इसमें 4 तरीके के एक्चुअली कोर्सेज ज्यादातर ग्रेजुएशन कोर्सेज में डिफाइन हुआ है। ये तो एक साल का कोर्स है, बट अदरवाइज जो 3 ईयर कोर्सेज है वहाँ पे मेजर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज, को करिकुलर कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज, 4 तरीके के कोर्सेज में डिफरेंशिएट किया गया है पूरे ग्रेजुएशन के कोर्स को।
और उसी के तहत जैसे फर्स्ट ईयर में कहा गया कि आप 2 मेजर कोर्सेज लोगे अपनी फैकल्टी से, तीसरा मेजर कोर्स आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी फिर फाइनल ईयर तक आते आते नंबर ऑफ मेजर कम हो गए, और लेकिन वोकेशनल कोर्स और प्रोजेक्ट एक कंपलसरी पार्ट हो गया है, जो 3 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ भी इसलिए ये प्रोजेक्ट वर्क पे आप लोगों के यहाँ तो शायद हमेशा से ही ये इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट रहा है सिलेबस का, पर हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट का कोई कंपोनेंट कभी रहा नहीं है। एंड द गुड थिंग इज कि सिलेबस में ये प्रिस्क्राइब्ड है। बहुत समय से हम सजेस्ट भी करते थे डिपार्टमेंट में और सेमेस्टर सिस्टम पे लाने की कोशिश भी करी, तब उतना कोऑपरेशन हमारी अथॉरिटी से मुझे नहीं मिला। पर अब जबकि सरकार की तरफ से आया है तो हमने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को, सर 1100 कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से, और हमने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में हम लोग एक साथ सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने इस सेशन में जा रहे हैं। तो टारगेट हम लोग के लिए बड़ा है, और उसी के तहत सर ये 1 साल का चूंकि कोर्स है तो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, और कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। राइट, आज नहीं तो कल ये करना ही था मैडम आपने, क्योंकि ये यूजीसी का भी और गवर्नमेंट के लिए कंप्लेक्शन है कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने सिलेबस को डिजाइन करना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको जो है ना डिजाइन कर लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, अभी इसमें कंटेंट वाइज इसको देख लेते हैं क्या। डॉक्टर खरे साहब आप दीपमाला जी अब कंटेंट्स पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया है। प्रोग्राम मैडम ने यहाँ पे जी हाँ जी सर जी जी 2-3 बातें मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा था मैम। जी बिल्कुल सर। फर्स्ट तो ये कि जैसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ने लिया है, ये आपको और माननीय कुलपति जी को मतलब आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ में मैं ये पूछना चाह रहा था मैम इसमें कि जैसे जो फर्स्ट सेम में आपके कितने पेपर और सेकंड में कितने, दूसरा चीज ये है कि जो हमारा जो CBCS चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, यूजीसी ने इसको भी कंपलसरी किया हुआ है, क्या आप इसमें अडॉप्ट करना चाहेंगे? पहला हाँ सर, एक्चुअली हमारा रोल वहां पे शायद होता कि अगर यूनिवर्सिटी पे ये छोड़ दिया जाता कि हम अपने जो भी प्रोजेक्ट है या CBCS के तहत है ये सारी चीजें हमको अडॉप्ट करनी है, अगर ये यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया जाता। लेकिन सर आज की तारीख में बहुत स्ट्रिक्टली जो हमको बना के दिया गया है स्ट्रक्चर, हमें सिर्फ वही इम्प्लीमेंट करना होगा जो शासन से निर्देश मिले हैं। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई यूनिवर्सिटी कोई चेंज नहीं कर सकती है। अब एक्चुअली सिलेबस कमिटीज बनी सर, जो सिलेबस कमिटीज बनी, मैडम ने आपको ये दिखाया भी है कि वो सिलेबस कमेटी में कौन कौन लोग थे। डॉक्टर जे सिद्दीकी थे, वो सब मैं आई नो एवरीथिंग मैम, मैं इन सभी को जानता हूं। की कमेटी बनी थी सर। हाँ, जी जी। और जो मैं आपसे कह रही थी कि 4 कैटेगरीज में बांटना है, वो सारा काम इनको दिया गया था करने को। अब इन्होंने जो फाइनल कर दिया है, हम सिर्फ कंटेंट्स में चेंज करेंगे सर, स्ट्रक्चर में नहीं चेंज कर सकते हैं जो हमको शासनादेश में बोला गया है। ठीक है, क्योंकि मैं मेरा तो यही मानना है कि क्योंकि सारी जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, साथ ही साथ यूजीसी का क्लियर कट डायरेक्शन है, उसको ही मतलब आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी के साथ। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मेरा अपना सजेशन है, मे बी राइट और रॉन्ग, ये तो नहीं सर, आपका सजेशन तो 100% ठीक ही है वो, लेकिन हमारी ही शायद हाथ पैर कुछ बंधे हुए हैं। मैं तभी कह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर यूनिवर्सिटी के लिए इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज करना। आज सुबह हमारी BBA की भी मीटिंग हुई और कहीं ना कहीं सबने ये महसूस किया कि स्ट्रक्चर में बांध देना थोड़ा सा हम लोगों के लिए, उसमें थोड़ा सा चीजें डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग जो बेस्ट दे सकते हैं सर, आपने जैसे कहा CBCS में हम लोग इलेक्टिव्स भी देते हैं, और जो CBCS का पैटर्न है वो तो अपने आप में मुझे लगता है यूजीसी के उस पैटर्न से अच्छा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली शायद वो भी बेहतर होता कि हम सीधे तो यूजीसी का दिया हुआ CBCS पैटर्न है वो हम लोग अडॉप्ट कर लेते, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छे से वो स्टडी करा और उसमें कोई कमी नहीं। इनफैक्ट बिलिप का तो पहले ही आ गया था, CBCS का पूरा वो कई साल पहले अब तो आ गया था। एक बार मेरी दीपमाला जी से उस पर चर्चा भी हुई थी कि अगर हम लोग सेमेस्टर सिस्टम पे जाना चाहते हैं तो हम शायद सीधे यही अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ सिलेबस है। लेकिन अब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये हमको नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है,
और उस स्ट्रक्चर के अंदर अब हम लोग इलेक्टिव्स तो नहीं दे पाएंगे सर, किसी भी पेपर में हम और करके एक दूसरा पेपर टाइटल नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चा एक यूनिवर्सिटी से अगर दूसरी यूनिवर्सिटी मूव करता है तो उसके टाइटल्स में कहीं भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो चेंज तो शायद हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। जी सर। जी इंटरप्ट करूंगा, जैसे जी बिल्कुल साहब ने बोला है। अच्छा, और ये मैम जैसे जो क्रेडिट सिस्टम है, अब आपका कहना है कि इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमें अडॉप्ट करना ही करना। जी सर। जी जी ठीक है, फिर इसमें हमें ज्यादा फिर डिस्कस करने की जरूरत है क्या? फिर अगर हमें सर कंटेंट्स पे तो बिल्कुल डिस्कशन की जरूरत है, आगे हम लोग कंटेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। जोगिंदर सिंह सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, अभी की चीज को जो डॉक्टर सिंह बोल रहे थे जी, तो आपका जो स्ट्रक्चर है और यूजीसी का जो स्ट्रक्चर है और जो दूसरे स्टेट में यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, कुछ वेरिएशन नहीं हो जाएगा आपके उसमें कंटेंट में, आपके स्ट्रक्चर में? सर लेकिन बिल्कुल, चूंकि अब ये जियो के फॉर्म में बिल्कुल आप बंधे हुए हैं, आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन से चलेंगे, बट आप कहीं ना कहीं ये चीज भी आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल पूरे इंडिया के अंदर हम यूजीसी को फॉलो करते हैं। अब यूजीसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में LOEF लेके आए हैं, लेटेस्ट तो ये है। अब आउटकम, कोर्स आउटकम और जो आपके SPIO PIO जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आज नहीं तो कल आपको ये बनाने पड़ेंगे, और ये जो चीज है यूनिफॉर्म रहेगी पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। सर ये मैं मिनट्स में जरूर डालूंगी, आपकी बात को मैं मिनट्स में जरूर डालूंगी, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, और इनफैक्ट अब हम लोग आगे, आज हमने BBA के पर्सपेक्टिव में भी यही सोचा है कि इन चीजों को, ये जो सजेशंस अब आ रहे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में, ये हम आगे शासन तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। दूसरी बात मैडम दीपमाला, इसको थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। आपने जो इससे पहले स्लाइड दिखाई थी उसमें सिलेबस कुछ और था और यहाँ पे कुछ चेंज है, तो जहां तक ठीक है मैडम, इट्स अप्रूव्ड कि जो आपका स्ट्रक्चर एज पर योर गवर्नमेंट डिसीजन, आप उसमें कोई टच नहीं करते हैं, कोई उसमें कोई करेक्शन नहीं करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। बट कंटेंट वाइज अगर हम बात करें जी, तो इसमें मैडम थोड़ा सा स्टार्टिंग में कीजिएगा इसको, कंटेंट वाइज आप देख लीजिए। क्यों खरे साहब आप देखिए, मेरा एक सबमिशन ये था जी सर, गवर्नमेंट सारी चीजें बना देती है, सारी चीजें फाइनल कर देती है, उसके बाद फिर इस तरह के डिस्कशन का क्या मतलब रह जाता है, मैं समझता नहीं हूँ। सारे सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं इस समय, तो पेंडेमिक फैला हुआ है, क्लासेस की क्या पोजीशन है, स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें हम कोई चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा समय मिलना चाहिए कायदे से। अब उन्होंने कहा अभी जुलाई से करना है, चाहे अभी बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट है, इसके पहले कोई इंट्रोडक्शन बच्चों को नहीं होती इस सब्जेक्ट की, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस कर दें। जो चीज़ें बनाने वाले लोग हैं वो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम नहीं समझते, बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एफिलिएट कॉलेज में भी कोर्स चल रहा है, किस जगह क्या फैसिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितने टीचर्स हैं, इस चीज़ को भी कोई ध्यान देगा कि एक चीज़ बना के दे दी, आपको लागू करना है किसी भी हालत में, चाहे आपके पास एक टीचर है या 2 टीचर हैं, कंप्यूटर लैब है या नहीं है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है खरे सर। उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटीज में कितना क्रंच है रिसोर्सेज का, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता सर। अच्छा मैडम जी, दुर्भाग्य है जब नीचे बना दी जाती है बंद कमरों में बैठ के और ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम नहीं समझी जाती है। सही बात है सर। जी सर, सर बोले। जी सर, मैं ये कह रहा था कि अभी प्रोफेसर जोगिंदर साहब ने, प्रोफेसर MP सिंह साहब ने और ये खरे साहब ने जो डिस्कस किया ना, जैसे ये अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ आप जो बता रही हो ना, उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश से ही हमको एक सिलेबस बना के भेजा गया है। जी जी, एनुअल पैटर्न का सिलेबस भेजा गया है, लेकिन जो एनुअल पैटर्न का सिलेबस जो हम लोगों को भेजा गया है उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैं हूँ, शासन की बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर भी हूँ मैं, तो उसमें ये है कि हम जैसे यूनिवर्सिटी में हमको ये लिबर्टी दे रखी है कि हम अपने यहाँ पर है ना चॉइस बेस्ड सिस्टम चला रहे हैं, 60-40% चला रहे हैं, 60-40 का है रेशो है ना, 60 थ्योरेटिकल और 40% असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट बच्चों का। लेकिन जो शासन ने अभी हमको सिलेबस बना के भेजा है
उसको अभी 30 मई तक हमको फाइनल करना है, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। उसमें ये जो आपका स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हमारा है, 75 एंड 25, 75 थ्योरेटिकल और 25 इंटरनल असेसमेंट दिया हुआ है। तो अब चूंकि आप अच्छा, उसमें हमको ये भी लिबर्टी दी है, जो एनुअल सिलेबस बन रहा है मध्य प्रदेश शासन का, उसमें हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी डालना है। बिल्कुल सर, जी जी जी। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैनेजमेंट की हैं, तो एक मैनेजमेंट का पेपर डाल सकते हैं हम, कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जी जी जी, इस प्रकार से, या कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, ये जो कंप्यूटर की जो जनरल अवेयरनेस फॉर कंप्यूटर करके इस प्रकार से कोई एक पेपर डाल सकते हैं। तो हम जैसे आपको शासन ने शायद ये लिबर्टी नहीं दी है कि जो आप स्ट्रक्चर, जो कंटेंट, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, है ना सर, यही प्रॉब्लम है। जी जी जी। लेकिन हमको ये लिबर्टी दे रखी है, अभी उसको फाइनल करना है कि हम उसमें हालांकि उस पर ये डिस्कशन हो रहा था कि जो अपना BLIV-SC और MLIV-SC का सिलेबस है आफ्टर ग्रेजुएशन है। जी जी। आपने जो स्टार्टिंग में किया था ना, वो अंडर ग्रेजुएट पर लागू होता है, वैसे BSc, BSc, BCom पर, BBA, MBA पर लागू होता है। तो वो क्या है कि जबकि इस पर अभी हमारे यहाँ का सिलेबस फाइनल नहीं हुआ है, पर उस पर हमारा भी हायर अथॉरिटी से चल रहा है कि ये जो BLIV और MLIV-SC का कोर्स है ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, इसलिए इसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो डालना उचित नहीं होगा इस समय। जी तो जी, वो भी डिस्कस चल रहा है। तो चूंकि आपका पहले से शासन से तय है, तो ये स्ट्रक्चर तो फाइनल है, इसी को आप रखिए, कंटेंट्स पे डिस्कस कर लीजिए मैडम। जी जी सर जी। मैडम, ये पहला आप दीपमाला जी इसका टाइटल दिखा दीजिए और फिर कंटेंट्स धीमे से आप स्टार्टिंग से कर लीजिएगा मैडम, इसको शुरू से कर दीजिए। शुरू से कर, ये तो आउटकम है सर, प्रोग्राम का आउटकम। जी चलिए, आउटकम तो आप लोगों ने हाँ, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट चेंज होके हम लोग का डिग्री आना चाहिए। हाँ, जी यहाँ पे। और दूसरा ये फर्स्ट पेपर है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस थ्योरी पेपर है ये। इसके आपने क्रेडिट 4 दिया मैडम? 4 क्रेडिट। तो 4 क्रेडिट के, हाँ जी 4 क्रेडिट है ना आपके? हाँ, 4 क्रेडिट्स है पर वीक। 4 क्रेडिट है। हाँ। तो 4 क्रेडिट के कितने टोटल आवर्स की लेक्चर आपने एडवाइस किए हैं? तो 4 घंटे, 1 क्रेडिट 1 घंटे का सर। 1 घंटे का। टोटल 60 हो गया आपके? 60 हो गया सर, 90, हाँ 90 वर्किंग डेज में 60। यहाँ पे आपने लिखा लेक्चर टीम इज ट्यूटोरियल। जी 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 जी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, हाँ जी। तो ये अगर प्रैक्टिकल का है तो नहीं, लेक्चर का है तो वो आप लेक्चर के 4 क्रेडिट कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी जी। और ट्यूटोरियल का कोई क्रेडिट दिया आपने? कोई नहीं दिया है। तो हाँ सर, वो जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ होना चाहिए। ये थ्योरी पेपर है तो ये माना है कि ये थ्योरी है, तो इस वजह से थ्योरी के 4 क्रेडिट्स हैं सर। तो 1 क्रेडिट की कितनी क्लासेस हैं मैम? सर एक क्रेडिट 1 घंटे सर, 1 क्रेडिट 1 घंटे का हुआ ना जी। और हम लोग जो है यूनिट वाइज इन्होंने वो डिफाइन किया है, मतलब 15 लेक्चर्स का मतलब 15 आवर्स। 15 आवर्स, हाँ जी। नहीं मतलब जैसे रेशो देखेंगे आपकी, जो 1 क्रेडिट है, जैसे पेपर आपका 4 क्रेडिट का है, तो 4 क्रेडिट में 1 क्रेडिट के लिए कितनी क्लास ले रहे हैं हम? सर वो तो यूनिट वाइज डिफाइंड है ना कि 1 क्रेडिट मतलब 1 घंटा। अब अगर 1 क्रेडिट मतलब 1 घंटा है तो इसका मतलब है कि 4 घंटे क्लासेस वीक में होंगी, एक सब्जेक्ट की क्लासेस वीक में 4 घंटे होंगी। ठीक है। और प्रैक्टिकल का कितना लेते हैं मैडम? प्रैक्टिकल का भी सर नीचे आएगा, प्रैक्टिकल का। नहीं, इसने यूजीसी ने क्लियर कट दे रखा है मैम, इसको भी एक बार देख लें कि कितने 1 क्रेडिट के लिए कितनी क्लास मैंडेटरी है। आप यूनिट में डिवाइड करें या होल सिलेबस में, एक बार उसको भी देख लिया जाए, मेरा मानना ये। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हेलो जी सर बोलें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो जैसे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है ना, ये 60 लेक्चर होंगे टोटल, मैक्सिमम 60 लेक्चर ले सकते हैं अपन इसमें। 60 लेक्चर होते हैं एक पेपर में। जैसे अपन गेस्ट फैकल्टी रखते हैं तो गेस्ट फैकल्टी का पेमेंट मैक्सिमम 60 लेक्चर का करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो या कैटलॉगिंग हो।
थ्योरी में ठीक है, चार क्रेडिट ही रहते हैं। सर इसमें ये 4 यूनिट्स हैं, एक बार इनका कंटेंट देख लीजिए सर। इसमें मैं कुछ ऐड करूं मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लिखती जाऊंगी। जब एक्चुअल में बिलीव जब बच्चा करता है तो स्टार्टिंग में उसको लाइब्रेरी की फाउंडेशन, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पता होना चाहिए। बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमने नो डाउट ये कंट्रीब्यूशन हमारे एमिनेंट पर्सनैलिटी किए हैं, तो स्टार्टिंग में उसको एक कंसेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सब्जेक्ट की, उसके बाद हम ये यूनिट नीचे लेके आए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट जो है ना, उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं। लाइब्रेरी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरी क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग में हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब इनको फर्स्ट यूनिट जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको लाइब्रेरी के बारे में कुछ पता नहीं है, और हम सबसे पहले उसको कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एमिनेंट पर्सनालिटी लाइब्रेरी साइंस उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, तो शायद वो उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप इसको हटाइएगा, आप इसको थोड़ा सा यूनिट वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो सेकंड यूनिट में लिया ना मैडम, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तो पहले बच्चा ये नहीं समझे लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी की डिफरेंट टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, तो एमिनेंट अथॉरिटीज के बारे में बताएं क्या मतलब है। वही मैं बता रहा हूँ ना। जी 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 तो पहले जरूरी है, ये जरूरी है पहले वो आना चाहिए सर। ठीक मैडम, ये जो प्रोफेसर जोगिंदर साहब, हेलो। हाँ जी सर, जी जी। प्रोफेसर जोगिंदर सर जो कह रहे हैं ना, उसमें आपका जो सेकंड यूनिट है उसको आप ऊपर ले जाइएगा। जी जी मैंने यही करा है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, है ना, ये फर्स्ट यूनिट होना चाहिए मैडम। ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है लाइब्रेरी साइंस की। हाँ, ये फाउंडेशन है लाइब्रेरी साइंस की, तो इसको फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट को ऊपर ले जाइए। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट को एक्सचेंज कर देते हैं सर। मैंने नोट कर लिया सर। मैडम निगम इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में ही है ना। हाँ? आपने एक दो कंटेंट लिए हैं, एक्सटेंशन सर्विस यूजर एजुकेशन, they may be the part of other paper, that is the information service and information में उसका ये पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब हम फाउंडेशन और लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट ये टॉपिक नहीं बनते हैं। सर्विस की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी सोसाइटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज। यस सर, ये तो नीचे आ जाना चाहिए सर जी, नीचे आ जाना चाहिए, सेकंड यूनिट में आ जाना चाहिए और इसको फर्स्ट यूनिट में जाना चाहिए। इसमें भी सबसे पहले रहेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरीज, इसके डेफिनेशंस, कांसेप्ट एंड डेफिनेशन। सेकंड वाला फर्स्ट ले सकते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हम फिर लाएंगे, कांसेप्ट और डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के फंक्शंस वगैरह, देन हिस्ट्री। और ये फर्स्ट वाली लास्ट में ले लो, बाकी एज इट इज है। ठीक है सर, ये एफआईडी रहेगा जी, एफआईडी एफआईडी रख सकते हैं, रख सकते हैं। वैसे तो अभी एफआईडी क्या फंक्शनल है क्या? नहीं है ना, नहीं एफआईडी फंक्शन, एफआईडी फंक्शनल तो नहीं है ना, इस समय नहीं चल रहा है, तो आप क्यों रखते हैं? डिसॉल्व हो गया, एफआईडी को हटा दीजिए। और दूसरा आपने इसमें जो इसकी एब्रिविएशन दी है, एक्रोनिम दिया है BLYS, क्या स्टैंडर्डाइज है यूजीसी के अकॉर्डिंगली? यूजीसी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को क्या कहते हैं, BLIS बोलता है या BLIS बोलती है? तो ये भी आप एक इसको स्टैंडर्डाइज कर लीजिएगा सर प्लीज। तो BLYS आपने एक्रोनिम रखा है। हाँ BLYS, तो क्या यूजीसी के पैटर्न पे ये BLYS है या BLYS? अच्छा, ठीक है सर, BLYS होगा सर। हाँ जी, मुझे BLYS जो, हाँ सर, BLIS करके ही पढ़ा हुआ था ये सिलेबस शासन की वेबसाइट पे। सर कह रहे हैं BLYS ही होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, BLYS आप ये होना चाहिए। अच्छा, सी नहीं आएगा, आप सी नहीं आएगा बाद में। अच्छा,
अच्छा मैडम, हेलो। यस सर। हाँ मैडम जी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आपकी जो फर्स्ट पेपर की जो 4th यूनिट है, उस कंटेंट्स में है ना, जैसे एक और जोड़ सकती हो, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जोड़ दो उसमें, इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, मैं जोड़ दूंगी यहाँ पे, RRL है, मैं लिख ले रही हूँ। आज की डेट में अपने बीच का एक अजय प्रताप वहाँ का डायरेक्टर है, जनरल डायरेक्टर है, और वो राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है लाइब्रेरी में फंडिंग के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के फंडिंग के लिए बहुत रोल है ना, तो उसको जोड़ दीजिएगा, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है। दूसरा मैडम, दीपमाला, आपने इससे पहले जो आपने सिलेबस दिखाया था, हाँ, उसमें आपने पेपर कोड भी दिया है, इसमें 1 2 3 जैसे आपने रोमन में लिखा, उसमें BLI 101, हाँ, मैंने चेंज किया था उसको अपने हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने उसके पेपर वो ठीक है, वो वैसे कर सकते हैं आप, जब मैंने क्योंकि उनके दोनों में BLIS MLIS में एकदम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, ये पेपर आपका BLIS का, ये MLIS, वो मैंने इसी तरह बनाया है, जो वर्ड में बनाया था मैंने BL 101 नाम दिया है उसको। यदि आप कहें तो उसमें आगे सेमेस्टर जोड़े या नहीं जोड़े, सेम 1 जोड़ना चाहिए या नहीं। हाँ, उसमें मैंने दिया है BL-101। हाँ, वो कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। हाँ, उसको हमें विजुअलाइज करने में आसान रहेगा। आसान रहेगा। हाँ, आसान रहेगा। सर ये नेक्स्ट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी। मैडम ऊपर एक मिनट है, यहाँ सर्टिफिकेट ये भी हटा दे, आप साथ ही साथ करेक्शन करते रहिएगा इसको। हाँ, सर्टिफिकेट को मैं हटवा दूंगी। हाँ, ये सारा सेलेक्ट करके इसको, ये मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा है सर। जब हम अभी PDF दिखा रहे हैं, जब वर्ड में काम करेंगे तब सारी चीजें कन्वर्ट कर देंगे जी। बार बार ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस देने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहे तो आप इस कोर्स का टाइटल आप दे सकते हैं। ये हटा सकते हैं, तो एक हमारा स्पेस भी बन जाएगा। आउटकम आपने दे दिया, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं दिया आपने पेपर में। ये कोर्स आउटकम दिया है सर, जो सेशन से आया आउटकम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो आपका सेक्टर ही है जो मैडम बता रही है। सर ये क्लासिफिकेशन थ्योरी का पेपर है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया मैडम, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये पार्ट 2 में है, पार्ट 1 2 किया इसका, आपने यहाँ लिखा ना पार्ट 1। पार्ट 1 इन्होंने किया है, शायद पार्ट 2 तो नहीं दिया है मेरे ख्याल से। पार्ट 2 प्रैक्टिस को तो नहीं दिया है। नहीं, ये भी पार्ट 1 है। नहीं, आप इसको क्यों, पार्ट 1 देने का मतलब है कि आपका कोई पार्ट 2 भी है। हाँ, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है उन्होंने। मैं उसको थ्योरी और प्रैक्टिस को अलग अलग रखनी है, उसमें क्या बात? हाँ, ऐसा हो सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 सर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे पार्ट 1 दे रखा है इन्होंने, इसको भी नहीं करा है, तो इसको हटा ही देंगे हम। इसको हटा दीजिएगा। ठीक, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। नेक्स्ट पेपर है ये आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी। उसमें मुझे ये कहना है दीपमाला। हाँ ये सर, उसमें नॉन बुक मटेरियल की कैटलॉगिंग की बात लिखी हुई है। हाँ, जो बिल स्टैंडर्ड पर मैं समझता कि जरूरी नहीं है, ये मास्टर लेवल पर होना चाहिए बात। ये ना कैटलॉगिंग नॉन बुक मटेरियल, तो इसको यहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है। एक सेमेस्टर में बच्चा कितना सीखेगा, उसकी भी लिमिट होनी चाहिए ना कुछ। उसमें हम कितना भी लिखते चले जाएं, कितना बच्चा ग्रैस्प कर पाएगा, कितना टीचर उसको दे पाएगा, ये भी तो हमें देखना चाहिए। सर इसकी जगह कुछ ऐड हो सकता है? नहीं, जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई जरूरत नहीं है मैडम, कुछ चीजें हम लोकल बेस, हमारी जो स्टूडेंट की लोकल नीड है उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं।
इस कोर्स के साथ सबसे बड़ी बात यह है ना कि नया कोर्स, नया सब्जेक्ट है, इसके पहले कोई इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट से बच्चे का नहीं होता है, और एक साथ हम कितनी चीजें उसको सिखा सकते हैं, कितना बच्चा ग्रेस्प कर सकता है, ये भी हमें देखना चाहिए। प्रैक्टिकल जो उसकी फिजिबिलिटी है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैडम, यहाँ पे प्रैक्टिकल के भी आपने 60 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे 60 आवर्स दे रही हैं आप 4 क्रेडिट। 30 दिए हैं ना प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिस में दोनों क्या क्रेडिट सेम है? ये सेम है तो लेकिन उधर उन्होंने 6 दे रखे हैं। सर एक्चुअली ये 4+2 का प्रोविजन किया गया था, जहाँ पे जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में थ्योरी का पार्ट भी है और प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, तो उसमें ऐसा किया था कि 4 क्रेडिट्स थ्योरी के थे, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के थे। पर चूंकि ये कोर्स अलग हो गया है इस वजह से उन्होंने सेम वेटेज दिया है प्रैक्टिकल को और थ्योरी के पेपर को। अगर प्रैक्टिकल में 4 क्रेडिट लेके जाते हैं मैडम तो टोटल 8 आवर्स बनते हैं इनके पर डे पर वीक। एक क्रेडिट प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में एक क्रेडिट के 2 घंटे होते हैं। जी सर, सही कह रहे हैं सर, तो 8 घंटे हो गए। सही कह रहे हैं सर आप, 8 घंटे हो जाएंगे। पर इसको मुझे लगता है इन्होंने थ्योरी की तरह ही ट्रीट करा है, अदरवाइज जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है। जी जी, इन्होंने थ्योरी की तरह ट्रीट किया। ये देखिए मैं जब आप इसको प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं तो इसके आपके क्रेडिट के आवर्स आपके इंक्रीज हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 4 क्रेडिट रखे हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो इसको आप देख लीजिएगा मैडम। यस सर। 4 करने हैं या आपने 2 करने हैं? क्रेडिट्स तो सेम ही रहेंगे सर। है हमारे सब्जेक्ट में, चाहे वो क्लासिफिकेशन है या कैटलॉगिंग, दैट इज ऑल प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिकल लाइक लेबोरेटरी और अदर सब्जेक्ट। ओके, तो तभी सर वो थ्योरी जैसे ही ट्रीट करा गया है। ये तो आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग है, डीडीसी और सीसी का है सर। चलिए ओके ओके ठीक है। अब डीडीसी आपका 19th एडिशन और 23rd अवेलेबल है, तो कितना गैप है इसमें? इसको चेंज कर दीजिए, अपडेट तो कीजिए। सर हमें यूनिवर्सिटी 23rd अवेलेबल करा दे तो हम चेंज कर सकते हैं। ये आप लिखेंगे मैम, देखिए यहाँ हम सजेशन देने के लिए हैं। अब यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है, ये आपकी वो है ना, ये यहाँ पे हमें बताएंगे कि नहीं करा रही, तो व्हाट विल वी डू? हम तो सजेशन देने के लिए हैं आपके लिए। सर आप लिखिए, हम सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे। नहीं, वो मैडम कह रही है कि यूनिवर्सिटी आपके सामने, जब मैम 23rd जो एडिशन है वो अवेलेबल है डीडीसी का, और 19 आया था 1979 में, कितना अपडेट हुआ, कितना चेंजेस हो गए, तो एटलीस्ट हम सजेशन तो दे ही सकते हैं, अथॉरिटी चाहे ले ना ले। बिल्कुल। ये मैडम किसमें ये लिखा हुआ था पहले से क्या इसमें? हाँ लिखा हुआ है मैम, सिलेबस में लिखा हुआ है ये 19 एडिशन जो आया तो है। इसमें जो वो भी कर दीजिए ना, फिर इसका एक ब्रीफ वो देके 23rd भी साथ में ऐड कर दीजिए आप। लिख लेती हूँ। और आज जो कमेटी है वो हमारे साथी लोग हैं, कितना क्या हम उसमें जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनवाई है, उनको कमेटी के पार्ट रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत मतलब चेंजेस की आवश्यकता है। अगर हम कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो टोटो मतलब इसको मतलब ऐसा ही एज इट इज इसको लेना है, तो फिर कोई इसमें नहीं, नेक्स्ट वाले इसमें सिलेबस में कर सकते हैं डिस्कस में। 23rd भी आप कर लीजिए इसमें। हाँ जोड़ लिया मैंने। अरे प्रोफेसर सिंह साहब सर, मेरा ये कहना है कि ये जो आप 23rd का जो सजेशन दे रहे हो, सजेशन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो टीचर है वहाँ पर जी, ये बात, चाहे दीपमाला मैडम हो, स्मिता हो, और भी इनके यहाँ कुछ गेस्ट फैकल्टी हो सकते हैं, वो उसके लिए तैयार है क्या यार? अपडेटेड है कि नहीं? सर जो नहीं, आप आपका सजेशन तो बहुत अच्छा है, पर उसके लिए टीचर अपडेटेड के बारे में भी देखिए, इनके लिए भी सिलेबस सेम है। जो एफिलिएटेड कॉलेज में चल रहा है मामला, वहाँ तो हाथ देखिए। सर हम लोग तो फिर भी आपको इनवाइट कर लेंगे, गेस्ट फैकल्टी। हाँ सर, गेस्ट लेक्चर, एक्सपर्ट लेक्चर की तरह आप लोगों को हम इनवाइट कर लेंगे, बट कॉलेजेस का तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी तो जैसे तैसे झेल लेगी, कॉलेजेस कैसे झेलेंगे? मैडम यही दिक्कत है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल सही सर। उनको पढ़ाने के लिए
और वहाँ भी फिर सिर्फ ये हो जाए कि सुपरफिशियली सारी चीजें कवर हो जाएंगी, लर्निंग अप होगा और हमें उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसा हमारे पास वेपन है, वी कैन डू एवरीथिंग। जो रिसोर्सेज की जो बात हम कर रहे हैं, तो वो अब रिसोर्सेज की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में ये सब अवेलेबल है सर, एक बार इसको डाउनलोड कीजिए, सभी को भेज दीजिए। सर अवेलेबल तो है, पर पहले टीचर को तो अपडेटेड जाने दो सर, पहले टीचर को अपडेटेड आगे चीजें अवेलेबल हो इंटरनेट ज्यादा नहीं जानते हैं, बट वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए कितना फिजिबल है, और पर्टिकुलरली जब स्टार्ट करेंगे आप उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सर। फिर हमारा स्टूडेंट, फिर अगर जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, जिवाजी में, बुंदेलखंड में, सेंट्रल ये लखनऊ में, बात इसकी नहीं है। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब जाएगा तो वो वहां पे क्या लेके जाएगा? मैं तो यूनिवर्सिटी गेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे जब आउटडेटेड, मैं 23rd पढ़ा रहा हूँ, वो 1937 पढ़ के जाएगा, या और भी कोई, मैं तो वो कहाँ पे, मतलब आप खुद ही देखिए। एक तरफ तो हम जॉब ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैं जहां तक समझ पाया हूँ यही है इसका मोटो भी, कि भाई कम से कम हम ऐसा रोजगार परक ऐसा सिलेबस अपडेट करें जो बच्चों को जाकर के अकोमोडेट करे। ठीक बात। सर उसके साथ जरूरी ये है कि कोर्सेज केवल उन्हीं जगह चलने दिए जाए जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात। जो कॉलेज को हम सर आज की डेट में हम इतने आगे आ चुके हैं, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज हम वर्क फ्रॉम होम, हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सभी को इन द वर्ल्ड कहीं भी हम अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन सिंह साहब आप क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो ना, और ये सिलेबस घर से बैठे बात कर रहे हैं सर। सुनता लो सर, कानपुर यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं जो रिमोट, मेरा ये हम्बल सजेशन है बस एज ए मेंबर। डॉक्टर साहब आपकी बात इस तरीके से रखी जा सकती है, इस आइडियली बहुत अच्छी चीज है यार, अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं तो इस चीज को ये आपने सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सर मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम टेकिंग टी। मेरा सबमिशन ये है कि केवल मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपके बिना उसके चाय ले रहा हूँ। अरे सर हाँ, हमारी तरफ से समझ लीजिए। ऑनलाइन का बहुत बड़ा नुकसान है कि हम आपका स्वागत सत्कार नहीं कर सकते। थैंक यू सर, आपकी बात से मुझे लग रहा है इसमें एक हम लोग वो डाल दें, इंट्रोडक्शन टू करके डाल दें, तो एटलीस्ट जो हम डिटेल में कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट बच्चे को पता चल गया कि देखो ये है चीज। और उसके बाद जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ 10% बच्चे क्लास के बहुत अच्छे होते हैं, एटलीस्ट उनको अवेयरनेस होगी और वो अपने हिसाब से अपने आप भी कोशिश करके उससे आगे सीख सकते हैं। गुड सजेशन, इसमें डाल दीजिए सर, इंट्रोडक्टरी कर दीजिए। ये तो प्रैक्टिकल की बात हो रही है ना मैडम, थ्योरी में करंट ट्रेंड पढ़ाते हैं हम, वहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्कस किया जाता है, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू 19th एडिशन लेना या अकॉर्डिंग टू 23rd एडिशन लेना, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सर। राइट, हाँ जी, थैंक यू सर, इसकी बहुत जरूरत थी। इसको आप ड्रेसिंग में डाल सकते हैं, अगर रोटी चाहेगी तो आप देख लीजिए सर, वो देख लेते हैं फिर जी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन और था जी, बताएं। जो स्ट्रक्चर दिया है जी, सेक्शन A, B एंड C, ये भी कंपलसरी है क्या, या इसको चेंज कर सकते हैं? कहाँ पे दीपमाला जी? सारे थ्योरी पेपर्स के लिए सेक्शन A, B एंड C दिए गए हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है कि सेक्शन A में ये वाला सर पूछे जाएंगे, ये वाला सर। हाँ ये दिखाइए 5 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ। हाँ 5 शॉर्ट आंसर। जी, सेक्शन B एंड सेक्शन C। ये इन्होंने वो दिखाया पेपर कैसे सेट होगा, ये भी बताया है इसमें तैयार। तो ये क्या, ये भी कंपलसरी है क्या? हाँ जी सर, अब ये प्रपोज्ड है सर, ये तो आप सजेस्ट कर दीजिए। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का अपना एक मॉडल डेवलप्ड है, आप लोग पेपर भी सेट करते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग सेक्शन A में शॉर्ट क्वेश्चंस रखते हैं पूरे सिलेबस में से,
सेक्शन बी में से आधे सिलेबस को कवर करते हुए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस रखते हैं, और सेक्शन सी में फिर जो बचा हुआ आधा सिलेबस है उसमें से हम लोग 5 क्वेश्चंस रखते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न अभी हमारा यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, और ये यूनिफॉर्म पैटर्न है सर, पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही पैटर्न फॉलो होता है। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया जी, लॉजिक समझ नहीं आया। लॉन्ग और शॉर्ट तो ठीक है, 2 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछना, लेकिन बी और सी अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना, इसका लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर सर वो मल्टीपल, सर सेक्शन है मल्टीपल चॉइस हो गया ना वो। नहीं शॉर्ट आंसर मींस मल्टीपल। नहीं शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल नहीं सर, 75 वर्ड्स का तो शॉर्ट आंसर हुआ। शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है वो। सेक्शन है ठीक है, मल्टीपल ही देते हैं ना फर्स्ट वे में, तो बच्चों को मल्टीपल चॉइस देते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं देते हैं सर, मल्टीपल चॉइस नहीं है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग देते हैं सर। ओके 3 मार्क्स, ओनली 3 मार्क्स है ना ईच क्वेश्चन, कैरी 3 मार्क्स। ये ऐसे ही देते हैं हम लोग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 10 कंपल्सरी होते हैं। तो सर का सजेशन तो ठीक है कि जब अपन है ना शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, फिर एक बीच में मतलब गैप 2 ही रहना चाहिए था, ए बी करके, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। 4 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, है ना, और एक में से आप 2 क्वेश्चंस कराएंगे, एक में से 3 क्वेश्चन कराएंगे, तो ये सही कह रहे हैं सर। या तो ये दोनों में 2 क्वेश्चंस होते हैं, है ना सर। तो जैसे अभी हम लोग करते हैं कि फर्स्ट 2 यूनिट्स में से पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, और थर्ड और फोर्थ यूनिट से पूछे जाएंगे सेक्शन सी में, जो अभी हम लोग करते हैं। तो इसमें तो वो तो चेंज कर दिया, बल्कि ये भी नहीं, ये डिटेल वाले में वर्ड्स नहीं प्रिस्क्राइब करा। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे सिलेबस में से कवर होंगे। ये बीच के हैं और ये बहुत लॉन्ग है, ये 500 वर्ड्स के करीब है सर सेक्शन सी में। तो जो हमको, मेरा कहना ये है कि जो बी टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप, वो एक ही कैटेगरी रहे, और उसमें से 4 क्वेश्चन करने को कहा जाए। 4 यूनिट्स हैं, सारा बैलेंस हो जाएगा, एक यूनिट से 1 क्वेश्चन बन जाएगा। सर ये हम देख लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में अगर जो अभी पैटर्न फॉलो हो रहा है हम लोग वही फॉलो करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वैसे ही रखेंगे इसको जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स में है, और नहीं तो जो आप कह रहे हैं वैसे कर देंगे। नहीं, पहले एनुअल सिस्टम चल रहा था ना, अभी सेमेस्टर कर रहे हैं हम, तो सेमेस्टर में बैलेंस यूनिट का बैलेंस होना ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं सर, यूनिट्स उसमें भी बैलेंस रहेंगी, जैसे ना सर कि पहली 2 यूनिट्स में से आपने कहा कि हम 4 क्वेश्चन देंगे, और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में मैंने कहा जो यूनिट 3 और यूनिट 4 के कंटेंट्स हैं, उनमें से हम आपको 4 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है पूरे सिलेबस का। इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा मैडम, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर खरे साहब ने और प्रोफेसर शर्मा जी ने अभी पॉइंट आउट किया है जी, एक तो ये क्लैरिटी नहीं है कि आप ये किसके लिए कह रहे हैं। देयर शुड बी सम इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनर और एग्जामिनर। तो ये इसमें क्लियर कट होना चाहिए कि दीज आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनर, पेपर सेटर्स के लिए। इसमें नहीं आया, इनफैक्ट बाकी में तो ये भी नहीं आया, इसी में आया है सर। लाइब्रेरी साइंस में ये लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि पेपर सेटिंग कैसे होगी, अदरवाइज बाकी में नहीं आया है सर। इट शुड बी देयर, क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जामिनर को, पेपर सेटर को पता होना चाहिए कि आप वो किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पेपर सेट करना है। लेकिन जो डॉक्टर खरे साहब प्रोफेसर जी बता रहे थे अभी कि ये जो ABC सेक्शन बना है, शायद इसकी हम इसको क्योंकि यहाँ पे ए में हम क्या दे रहे हैं, बी में क्या दे रहे हैं, सी में, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, ए बी, ए में शॉर्ट टाइप और बी में आपके लॉन्ग टाइप, और 4 यूनिट से इसको बाइफरकेट करना, क्वेश्चंस को निकालना, सेटिंग करना, विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर। तो आप इसको सर ये मैं देख लूंगी, यूनिवर्सिटी का जो भी पॉलिसी होगी, जो सारे डिपार्टमेंट्स अडॉप्ट कर रहे होंगे, हम लोग भी उसी तरह से अडॉप्ट करेंगे। प्लीज कंसीडर इट। जी बिल्कुल सर। सर ये कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल का है। मैडम यादव जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इसको भी आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि थ्योरी में हमने कितने क्रेडिट रखने हैं और प्रैक्टिकल में कितने क्रेडिट रखने हैं। बिकॉज जो आप बता रहे हैं कि इसको जो एक एज ए हेलो, आवाज नहीं आ रही।
इंटरनेट का कुछ इशू है। मेरी आवाज आ रही है आपको दीपमाला जी? हाँ हाँ मैम आपकी आ रही है। ऑनलाइन मीटिंग में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ ये प्रॉब्लम होती है। चलिए फिर अगले पेपर पे चलिए। ये है ना अगला? जी इसमें इस पेपर में मेरा एक्सप्लेनेशन था जी दीपमाला। हाँ यस इसमें जी मैडम, आवाज आ रही है? आम ऑडिबल? आप आई सर। हाँ जी यस सर। थर्ड यूनिट में कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग थ्रू मार्क रखा हुआ है। तो BLI स्टैंडर्ड पर मार्क करा पाएंगे क्या? नहीं मैम सर नहीं करा पाएंगे, ये हम एमलिब में चाहते हैं। तो इसको क्योंकि यहाँ से ड्रॉप काफी कुछ ACR to CC में समझाते इतना समय निकल जाता है कि सिंगल ऑथर से लेकर हमें पीरियडिकल पब्लिकेशन तक आना है इसमें। हेलो भाई तो मैं तो 35 साल तक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना टाइम लगता है पढ़ाने में। आप जानते हैं ये डाल दिया इसलिए मैं डिस्कस करना चाहती थी इसको भी क्या करना है। नहीं इसको आप ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से, इसको आप मास्टर्स लेवल पर बताइए। ठीक है सर। तो 20 क्रेडिट्स का कुछ और डालना पड़ेगा फिर उसमें? नहीं उसमें 20 लेक्चर्स के हिसाब से, आई मीन 20 लेक्चर्स के हिसाब से कुछ। हाँ वो हो जाएगा। उस जो और दूसरी चीजें हैं वो एक सेक्शन C हो जाएगा जिसमें आइदर फ्रॉम ACR to और CCC वाली चॉइस बनी रहेगी। हाँ सर वो हो जाएगा, टाइटल दे दिए जाएंगे। मैम वो तो फिर यूनिट फर्स्ट और सेकेंड ही हो गया ना? नहीं थर्ड नॉन बुक मटेरियल का डाल दीजिए प्लीज। दीपमाला जी यस बताइए सर। जी इसमें नॉन बुक मटेरियल का डाल दीजिए क्योंकि आजकल सब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी का है। एक मिनट सर हमने नॉन बुक मटेरियल की थ्योरी से हटाया है तो हम यहाँ नहीं इसमें पीरियडिकल डाल दिया ना आप, पीरियडिकल। हाँ यहाँ से पीरियडिकल हटा के पीरियडिकल इसमें डाल सकते हैं सर। ये पीरियडिकल यहाँ जो लिखा है कहाँ से हटाया है? ये पीरियडिकल इन्होंने दोनों में दे रखा है ना, तो ये पीरियडिकल पब्लिकेशन दे देंगे दोनों से, ACR to CCC दोनों से दे सकते हैं यहाँ पर। नहीं ये NPM क्यों नहीं दे रहे हम? हेलो अरे यार दिल्ली में NPM नहीं समझ पाएंगे बच्चे, कितना टाइम हुआ एक सेमेस्टर में, क्या क्या सिखाओगे आप? सर उसको एमलिप के लिए भी रखना पड़ेगा हमको। आपने देखा है इसमें मार्क में? हाँ सर देखा हुआ है, मार्क 21 के टाइटल कराए, एक आध में कराती जरूर अपने बच्चों को, फिल्म में भी कराती। या आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर हो उसके माध्यम से करा सकते हो, कोहा या कुछ इस तरह से? नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी नहीं तो हम करवा देंगे, आप डाल दो हम अरेंज कराएंगे कैसे भी। ठीक है। कोई भी जो लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर तो रन होता होगा, जो लाइब्रेरी के फंक्शनिंग कैसे होते हैं? सर नीचे की लाइब्रेरी में सोल यूज हो रहा है। हाँ तो उसी के माध्यम से जो भी इसके मॉड्यूल हैं, अब तो सोल 3 भी आ गया है, इनफिल्म नेट ने दे दिया है, तो उसके मॉड्यूल ही करा दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे एटलीस्ट इस लेवल पे। तो क्योंकि बाहर जब बच्चे जाएंगे ना मैम तो उनको कम से कम एटलीस्ट बेसिक तो होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। दीपमाला जी डाल दीजिए उसको। हाँ, ये मैं लिख रही हूँ नीचे सोल के माध्यम से, सोल 3 जो अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ वहाँ लाइब्रेरी से भी हेल्प मिल जाएगी ना। जी वही, और बच्चे भी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। This is paper management of library information centers. Library management, okay, library management concept, total quality management. ये तो ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट में। MP सिंह साहब। यस ओके सर, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ मेरे ख्याल से तो ठीक है ना मैनेजमेंट वाला पेपर तो। ये तो प्रोफेसर अंशु यादव मैम ही खुद मैनेजमेंट की, इसमें हम क्या कहेंगे सर? नहीं हम तो केवल इसमें जो हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं केवल उसको देख लीजिए, बाकी यूनिट तो मैम बता ही देंगी। सर इतना सब पढ़ा देते हैं आप मैनेजमेंट के पेपर में, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं ही पढ़ा दूंगी ये तो।
लाइब्रेरी साइंस में सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। हाँ सर, ये आपने बढ़िया बताया, मैं क्लास लूंगी अब इसमें। जी, बाकी सारे कंसेप्ट में वही हैं, बस एक जो हमारा जो ये हाउसकीपिंग ऑपरेशन कहाँ गया भाई, इसको हाउसकीपिंग ऑपरेशन डालिए सारे एक्विजिशन से लेकर के टेक्निकल, और इसमें सर वो तो लाइब्रेरी उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं ना, हाउसकीपिंग ऑपरेशन। हाँ जी, हाउसकीपिंग ऑपरेशन उसमें पढ़े हुए हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में। नहीं, यहाँ इसको इसमें मैम जो बेसिक चीजें हैं पहले बच्चे सीखेगा ना, यही तो बच्ची हमारी आर्ट। सिलेक्शन, मोटिवेशन, हाँ ये जैसे अब ये प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन डाल दिया केवल, मेरा मानना है कि सेकंड यूनिट में ले जाइए पूरा हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। अच्छा, सेकंड यूनिट में यहाँ मैनेजमेंट से लेकर हमारा बुक सिलेक्शन से लेकर स्टॉक वेरिफिकेशन तक आ जाएगा। नहीं, लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शन से इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ वही तो बुक क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, डॉक्टर साहब का कहना ये है। जी मैं समझ गई सर, तो उनका कहना ये है कि बुक सिलेक्शन के जो होता है आपका, और प्रोसेसिंग सेक्शन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, सर्कुलेशन सेक्शन होना चाहिए, मेंटेनेंस सेक्शन होना चाहिए, ये सर। तभी मैंने बुक सिलेक्शन से लेकर स्टॉक वेरिफिकेशन तक सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे सर। जी। एक चीज और मैडम, इसमें आप देखिए 4th यूनिट में आप इसका जो मेन हेडिंग दे रहे हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज प्रिंटेड एंड डिजिटल। फिर आप बजट की बात कर रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बजट एक प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन से अलग एस्पेक्ट है, इसको कहीं फाइनेंस और बजट अलग आना चाहिए। दूसरा, जब आप प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन की बात करते हैं तो जो आपने फर्स्ट पेपर के अंदर लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, वो लाइब्रेरी बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे आना चाहिए। यस प्रोफेसर जोगिंदर सर जो बोल रहे हैं ना, हेलो मैडम, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह भी इसमें इंक्लूड कीजिए, ये सारा यहाँ पे आना चाहिए। ये बजट के साथ में इंक्लूड होना चाहिए सर। नहीं, बजट तो अलग बजट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है मैम। ये जो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हटा दीजिए वहां से मैडम, इसको आप मेंटेनेंस सेक्शन में डाल दीजिए मैम। मेंटेनेंस सेक्शन जब आएंगे ना, हाउसकीपिंग जो ऑपरेशंस है आपके, अच्छा जी उसमें डाल देंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन वहां से हटा दीजिए और वहां पर वो डालिए मैडम, लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये डालिए, है ना दीपमाला मैडम, ये ऐड कीजिए उसमें, लाइब्रेरी बिल्डिंग डाल दे इसमें। लाइब्रेरी बिल्डिंग कहीं आई नहीं है अभी तक। फर्स्ट पेपर में आया मैडम, पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, पेपर फर्स्ट में वो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप बैलेंस कर लीजिएगा, कभी वो पेपर वो सिलेबस कम हो जाए आपका, आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा। वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट में बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी स्टाफिंग पैटर्न, पर्सनल मैनेजमेंट जरूरी है। ये तो सारी चीज आएगी सर। जी एग्जैक्ट होता है। ठीक, इसको वहाँ से फर्स्ट पेपर से हटा के हमें मैनेजमेंट में डालना है, लाइब्रेरी बिल्डिंग, एनुअल रिपोर्ट, लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक, ऑडिट वगैरह, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ये सेकंड और फोर्थ यूनिट चेंजेस है, और तो कहीं नहीं चेंजेस इसमें। देखिए, जब मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट भी बच्चों को पता होना चाहिए, और ये लाइब्रेरी का ही पार्ट है। बजट और फाइनेंस को भी आपने कहीं इंक्लूड करना चाहिए। बजट और सोर्स ऑफ फाइनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये मेंटेनेंस का, जैसे डॉक्टर सिंह बता रहे थे अभी, ये सारी चीज उसमें डाल सकते हैं आप। CTM ऊपर लिया है, मोटिवेशन नीचे डाल दिया, तो थोड़ा सा है ना, इसकी रेलिवेंसी नहीं बनती है आपको। जैसे प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे बजट रेलिवेंट नहीं लग रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोर्थ में ही रहेगा सर। अथॉरिटी स्टार्टिंग वैसे किया हुआ है सर इन्होंने, यहाँ पे सेकंड सारी न्यूज के अंदर डिफरेंट सेक्शन भी किया है, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी किया है। हाँ, तो बजट यहाँ पे डाल सकते हैं आप, बजट फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड में डाल सकते हैं, इसको हम थर्ड में डाल और मैनेजमेंट, और यहाँ पे बिल्डिंग, लाइटिंग, फर्नीचर वगैरह ये ले आएंगे फोर्थ में। ठीक है सर, फोर्थ में। और ये जो रिकमेंडेड बुक्स है ना मैम, अब ये रिकमेंडेड बुक्स का ईयर देखिए जरा आप। सर बहुत पुराने हैं।
सर ये आप जरूर चेंज करवाइएगा सर। मैम इसमें मैं वही कह रहा था कि इसमें काफी चेंज की जरूरत है और इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के आप चाहे एक हफ्ते बाद इनको 2-3 दिन दीजिए। दीपमाला निगम और ये मैडम क्या स्मिता बिल्कुल गुप्ता सर, आज हम लोग सारे डिसीजंस ले लें और अगले वीक में इसको पूरा फाइनल इसको शेप दे देंगे सर। जी जी आप लोगों की उससे जो है टच में मैडम रहेंगी और फिर पूरा फाइनल कर लेंगे। रिकमेंडेड बुक्स पे भी वीसी सर का बहुत जोर है कि मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो देखेंगे 83 और 1996 इससे में क्या मिलेगा? सब कन्वीनर्स को बोला गया है कि अच्छे पब्लिशर्स की बुक और लेटेस्ट एडिशंस के बारे में जिक्र करें। एग्जैक्ट। कुछ बुक मैडम ऐसी है कि जैसे मित्तल की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैनेजमेंट के लिए। नो डाउट ये 83 की बुक है, अगर इसको कोई रिवाइज एडिशन है या कोई ऑनलाइन अवेलेबल है उसको भी डाल सकते हैं। बट कोई पुरानी अगर बुक है और किसी अच्छे राइटर की बुक है, कंटेंट वाइज अच्छी है, तो उसको रखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसमें सर जैसे कोई भी लेटेस्ट नहीं आ रहा ना, तो कुछ आ जाए फिर जो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती हैं, चाहे कोई भी बैच हो जाए। नहीं, ये दोनों बुक ऐसी हैं जो हमेशा चलने वाली मैम, लेकिन लेटेस्ट भी इसमें ऐड होनी चाहिए सर। एडिशन, हाँ, और एडिशन भी अगर चेंज हुआ हो तो वो भी देखना पड़ेगा। जी आगे चलिए, आगे बढ़ा। ये है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। मैडम इसके लिए तो मैं पढ़ाता हूँ इस पेपर को, तो आपने जो इसका नोमेनक्लेचर दिया है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, और सिलेबस के अंदर कहीं भी सर्विस का जिक्र नहीं है, सारे आपने नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये दो पेपर सेपरेट नहीं है, अलग अलग। अगर आप इसको एक में भी रखते हैं तो 2 यूनिट आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज की बना लीजिएगा, 2 यूनिट आप इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बना लीजिएगा। सर वो तो अलग दिया है उन्होंने, पेपर का नाम दे रखा है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। इसमें सर्विसेज कहीं है ही नहीं, आप देखिए सब सोर्सेज हैं, आपके सारे सोर्सेज हैं। कोई भी कहीं भी सर्विसेज है ही नहीं। एक रेफरेंस सर्विस की यूनिट डालो मैडम इसमें, रेफरेंस सर्विस वाली यूनिट। मैं ये कह रहा हूँ सर कि 2 यूनिट में आप सोर्सेज डाल लो, 2 यूनिट में आप सर्विसेज डाल लो। कैश है, सीआई रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन, 2 में सर्विसेज, 2 में सोर्सेज, वेब बेस्ड सर्विसेज आजकल इंटरनेट। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सर, आप इसमें आपको तो महारत हासिल, इसमें बिल्कुल क्लियर करा दीजिए। क्या बात है। नहीं मुझे पता है, लगभग 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। जैसे कि हमारे प्रोफेसर खरे साहब हैं। थर्ड यूनिट में रेफरेंस सर्विस में कंसेप्ट, मीनिंग और उसके टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, हाँ वो सब आ जाएगा। वो एक ही टॉपिक, आप इसको इलैबोरेट क्यों करें। आप देखिए ये एक क्वेश्चन बनता है, आपने यूनिट 1 में डाला इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सोर्सेज, जबकि एक 2 यूनिट में आप इसको समाप्त कर सकते हैं। 2 यूनिट थर्ड वाला जो है हम सेकंड में, थर्ड में आप सर्विसेज ले लीजिएगा। सर्विसेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक आपका रिस्पॉन्सिव सर्विस होती है, एक आपकी एंटीसिपेटरी सर्विस होती है। पार्ट 3 में आप रिस्पॉन्सिव सर्विस भी ले लीजिएगा, पार्ट 4 में आप एंटीसिपेटरी सर्विस ले लीजिएगा। जैसे आपका कैश है, सीआई रेफरेंस सर्विस, न्यूज़ पेपर क्लिपिंग, ट्रांसलेशन सर्विस वगैरह, ये आप इसमें डाल सकते हैं। प्लीज रिपीट इट सर, प्लीज रिपीट इट इसको। कैश आ गया, कैश, एसडीआई, न्यूज़पेपर। अच्छा कैश, एसडीआई, हाँ ठीक है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग, रेफरेंस सर्विस, और डीडीएस, ट्रांसलेशन सर्विस, ये तो सारा, हाँ, और वेब बेस्ड सर्विस भी डाल दीजिए, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल है सारी। आजकल बहुत सारी चीजें आज ऑनलाइन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आज के लाइब्रेरियन है सर, कम्युनिटी सोर्सेज सर्विस है, कोलैबोरेटिव सर्विस है, हाँ, ये सब नई आई हुई है। और थर्ड के अंदर आप रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रोसेस। ये ध्यान रखिए, आप बीएलआई से बच्चों के लिए सिलेबस बना रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके 2 पेपर होने चाहिए। सारी चीजें मत डाल दीजिए, ये बैलेंस थोड़ा सा। वो एक बहुत जरूरी है। डॉक्टर रंगनाथन ने जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज और सर्विसेज की जो बात की है ना,
जब तक बच्चों को रेफरेंस सर्विसेज के बारे में नहीं सर्विस जरूर रखिए, सर्विसेज जरूर रखिए। सर्विस में अपने हिसाब से मैंने बताया ना, हाँ, दो यूनिट नंबर 3rd एंड 4th में आप रिस्पॉन्सिव सर्विस रखिएगा और 4th में आप एंटिसिपेटरी सर्विस रखिएगा। आप देख लीजिए तो वहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली जो है ना, वहाँ पे कम से कम 4-5 सर्विसेज दोनों साइड में हो जाए तो एक बैलेंस हो जाएगा यूनिट का। और बाकी के जो फर्स्ट और सेकंड है आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सोर्स इसमें रखिएगा और इंटरनेट एज ए सोर्स, और सेकंड में आप ऑनलाइन सोर्सेज की बात करो यहाँ। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक्चुअली सर जो आप सर्विसेज बता रहे हैं इसमें, ये 2 पेपर्स एक्चुअली एक ही में कंबाइंड हो जाएंगे और फिर जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इतना ज़्यादा सिलेबस ये हो जाएगा कोर्स इस पर्टिकुलर पेपर का कि उसे 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। आपने इसका टाइटल तो गलत दिया है ना, इंफॉर्मेशन सर एक्चुअली जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली जी इसका टाइटल एक्चुअली सिर्फ इतना होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो कि ऑलरेडी यही पेपर था। देखिए टाइटल में चेंज नहीं कर सकते हैं, टाइटल में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कंटेंट में चेंज करके उसको जस्टिफाई करेंगे। अगर आप सर्विस रखते हैं तो सर्विस तो मेंशन करनी पड़ेगी ना मैडम। नहीं सोर्सेज कुछ कम कर देंगे, बैलेंस करने के सोर्सेज कम कर देंगे, 2 यूनिट में कर देंगे उसको रिस्ट्रिक्ट और 2 यूनिट में सर्विसेज रखना, ये बात जस्टिफाइड है। बिल्कुल सही सर, उस हिसाब से बैलेंस कर लेंगे ना। मतलब अगर लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो चीजें उसमें कुछ कट डाउन कर देंगे, कुछ इधर जो है सर्विसेज में कुछ चीजें इधर ऐड हो जाएंगी। आप दीपमाला जी इसको फ्रेम करके और सर को भेज दीजिएगा, फिर फाइनल कर लीजिएगा आप, ठीक है सर से मैं डिस्कस करती हूँ उसमें डाल। हाँ, एक आप रफ ड्राफ्ट करके 2 यूनिट्स में और वो आपके सोर्सेज और 2 यूनिट्स में सर्विसेज आप ड्राफ्ट करके सर को भेज दीजिएगा, फिर वो उसमें चेंजेस जो करेंगे सर वो हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। यस मैम, मैं कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल थ्योरी। सर यहाँ पे भी कैश एसडीआई आ गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आप एक मिनट टाइटल लिखा है प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस दे रहे हैं। ये गलत दे रहे हैं ना, डिफेंडेंस में ये सर्विस वाला है। प्रोसेसिंग आप रिट्रीवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कंटेंट को लेके आइएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। प्रोसेसिंग में आपका कैटलॉगिंग अलग दे दिया आपने, पेपर अलग हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिंग भी आपकी एक सर्विस के यहाँ पे इंडेक्सिंग कहीं नहीं दिया आपने, इंडेक्सिंग यहाँ पे सर्च फैब्रिक ठीक है, इंडेक्सिंग सेकंड में आप। हाँ वही मैं कह रहा था कि प्रोसेसिंग और रिट्रीवल की बात जब आती है तो इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, सर्च टेक्निक्स, ये चीजें उसमें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कैश हो रहा है जब अगर सर पेपर का नाम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है और स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन से। गलत दे रहे हैं ना, ये वाली यूनिट पूरी इसमें आती नहीं है सर, ये सर्विसेज में आएगी सारी चीजें। हाँ ये सर्विसेज में चले जाएंगे जब हम तो इसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में जो व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव्स और ये सब कंप्लीट आना चाहिए फर्स्ट यूनिट में। डॉक्यूमेंटेशन का पेपर पहले अलग रहता था नहीं? अलग रहता था सर, बिल्कुल, और बहुत अच्छा पेपर है, बट इसको आजकल हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज में वहीं पे डिस्कस करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नाम बदल के इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल हो गया है। एग्जैक्ट, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन सारे इंफॉर्मेशन सेंटर में तब्दील हो गए ड्यू टू टेक्नोलॉजी। स्टोरेज एंड रिट्रीवल आ गई बात। तो इसको चेंज कर लीजिए मैडम, दीपमाला ने। हाँ इसमें सर बताइए क्या क्या रखना होगा इसमें। आईआर का कंसेप्ट डालिए, क्योंकि पेपर आईआर को संबोधित कर रहा है आपका। आईआर का कंसेप्ट प्रोफेसर सिंह साहब। सर अरे मैं कह रहा हूँ कुछ लिबर्टी यार उन टीचरों को भी रहने दो यार, वो जो आप बहुत सारे चेंजेस कर दोगे उसके हिसाब से उनको अपडेटेड भी होना पड़ेगा भाई। नहीं सर, वो जो पेपर है ना इनका उन्हीं के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, हमको चेंज नहीं करा रहे सर। केवल एक ऐसा लगे कि भाई ये पेपर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का कंसेप्ट दे रखा है, ये सीएस एसडीआई। इससे ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने सिलेबस बनाया है
नहीं डॉक्टर शर्मा, ये मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं जो रेलिवेंट कंटेंट वाइज बन रहा है वहां पे रीअरेंजमेंट कर ले है ना सर, वो ज्यादा जी। कीवर्ड इंडेक्सिंग भी दे रखा है। कीवर्ड इंडेक्सिंग आनी चाहिए सर, नीचे आना नहीं चाहिए इंडेक्सिंग। तो आपकी इंडेक्स जो वगैरह है यहाँ पे ये भी तो है कि जैसा स्लैब जैसा बना के दिया है वैसे ही लागू करना है, ये भी एक कंपल्सन है। कंपल्सन है उसमें। कंटेंट को चेंज करने के लिए बोला ना मैडम, स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है। वी कांट चेंज द स्ट्रक्चर, वी कैन उसके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली तो आप उसके कंटेंट को देखते हैं ना सर। कोई चीज अगर कैटलॉगिंग की है आप उसमें क्लासिफिकेशन तो डालेंगे ना, तो उसकी रेलेवेंसी देखेंगे। देखिए प्रोफेसर जोगिंदर सर जी सर, मेरा ये कहना है सर, कुछ चीजों पे अपन डिटेल इसलिए नहीं जाना, जैसे फर्स्ट पेपर में कुछ प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन था, ध्यान है आपको, देखा था आपने कुछ नाम प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, उसमें रंगनाथन साहब का नाम तो ठीक है भैया जी मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैंने पॉइंट आउट नहीं किया डॉक्टर साहब उससे, मैंने पॉइंट आउट नहीं किया। नहीं मैंने भी कुछ नहीं कहा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, बनाया और उन्होंने डाल रखा, ठीक है। अब ठीक है, अब चीज अपन समझते हैं चीजों को, ये हमारे आपके लेवल की बात है कि अब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें कहाँ जाओगे। प्रॉब्लम इज दैट डॉक्टर शर्मा, जब ये आपका अपलोड होगा सिलेबस, अपलोड होगा जब ये वीसी के पास जाएगा, और कहीं पे जब ये इंटरनेट पे कहीं आप इसको अपलोड करेंगे तो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के जो टीचर भी इसको देखेंगे, तो वहां पे एक आप भी हम भी सभी लोग देखते हैं, हमारा सिलेबस होता है, हो सकता है उसके अंदर भी कमियां हो, बट हम अपने लेवल पे इतनी कोशिश करें कि कोई अगर कुछ ज्यादा इस टाइप की चीज लग रही है उसको हम चेंज करें। देखिए कहीं ना कहीं कोई चीज तो लेफ्ट रहेगी, ऐसा नहीं है, और कई चीजों में हमने एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, बट आप पूरी तरह से ऐसे चीज जब हाईलाइट हो जाती है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपन, बहुत सारी चीजों को ना अवॉइड भी कर लेते हैं, जरूरी हो सर। चलिए मैडम आप देख लीजिएगा जैसे आपको सूटेबल लगता है, बाकी में जब अगर आप उसका पेपर का नाम चेंज करेंगे जी, आप उसका पेपर का नाम चेंज करेंगे, पेपर का नाम चेंज डाल देंगे, मना किया है तो जब आप सर्विस डाल रहे हैं तो सर्विस तो आपको रखनी पड़ेगी मैडम, वहाँ सर्विस में रखनी पड़ेगी वहाँ पे। जी, अगर वहाँ पे सर्विस रख रहे हैं तो यहाँ से सर्विस हटानी पड़ेगी, फिर ये तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे ना आप। नहीं ये हटा के हम उसको रखें कुछ। हाँ आप SDI सर्विस उसमें आते नहीं है, रिट्रीवल में इसमें आती नहीं है ना ये चीज, वो तो सर्विस में आते हैं। हाँ ये सब रेफरेंस सर्विस वाले पेपर में होना चाहिए मैडम, उसमें डाल दीजिएगा। ठीक वो चेंज कर लो। यहाँ पे जैसे डॉक्टर सिंह बता रहे थे कि IR से रिलेटेड वो कंसेप्ट कीजिएगा, IR क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज यहाँ ये सारा डाल देंगे, कंप्यूटराइज भी डाल देंगे, मैनुअल भी डाल देंगे इसका IR। हाँ बल्कि एक बहुत इसका शायद आप लोग पता नहीं, आप ये प्रोफेसर शर्मा जी ये कहेंगे और टेक्निकल बना रहे हैं उसको, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, बड़ा वो टेक्निकल है जिसके अंदर प्रेस्टी पॉप्सी वगैरह जब आप करते हैं वो सारी चीज आती है उसके अंदर, हालांकि प्रेस्टी आपने दिया हुआ, पॉप्सी भी दिया हुआ है, पर जब आप उसको उसका रेशियो निकालते हैं जो इवैल्यूएशन करेंगे जब आप IR का, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, वो चीज भी यहाँ पे आनी चाहिए, बट आप अपने लेवल पे एमलिप में दिया है, इवैल्यूएशन एमलिप में दिया है सर, एमलिप में दिया। ओके हाँ चलो इसको आप जो है ना एलिमेंट्री लेवल पे इंट्रोडक्टरी टाइप का आप इससे IR, अच्छा ठीक है वहाँ पे डाल दीजिए। सच बात तो डॉक्टर साहब ये है कि इस पेपर की यहाँ जरूरत थी नहीं रिट्रीवल वाले की, क्योंकि मास्टर्स लेवल पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम पूरा एक पेपर बना हुआ है, पूरी यूनिट है उसकी सर, इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्रीवल की पूरी फर्स्ट पेपर है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। सर अब ये स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते ना हम इनका, जो बना दिया है उसको बना के डाल दिया नहीं कर सकते सर, मैडम ने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्ट कर दिया कि वी कांट चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज नहीं कर सकते हम पेपर में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उसी में मैनेज करना है जी मैनेज करना है, जो
किया गया है उसी में मैनेज करना है, तो थोड़ा सा बैलेंस करना है और तो आगे बढ़ाएं। वो बेस्ट है ये। ठीक है सर। IR का कंसेप्ट है तो IR इसमें ऐड कर दीजिए, बाकी प्रोफेसर सिंह साहब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेसर हैं सर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए ये तो ठीक है, इसमें बेसिक है सारे और नहीं कंसेप्ट बेसिक जनरल एस्पेक्ट। साहब इसको जी सर। हाँ जरा आप देख लीजिए एक नजर इसको। हाँ इसको भी मैं देख रहा हूँ। तो सर ये अब ये देखिए ना, फर्स्ट एक तो पेपर का ही नाम इसमें समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो भाई उसको कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर तो इसको भी हमें पहले बेसिक लेके जाना पड़ेगा मैम इसमें। हाँ सर। हाँ आप पहले बेसिक ले लीजिए, जो कंप्यूटर का जो फाउंडेशन है ना। हाँ जैसे इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिख दिया है, हिस्ट्री आना चाहिए। हाँ जी इसको चेंज कर लीजिए, आप कर सकते हैं आराम से इसको। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये ऊपर ले जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ये चीजें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, सोल, एलिस फॉर विंडो, लिप्सिस, ये ऊपर ले जाएंगे। क्या हम इनके नॉमिनोक्लेचर को चेंज नहीं कर सकते? जैसे इस पेपर का जो नॉमिनोक्लेचर है, पेपर का लाइब्रेरी एंड नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते। इसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT कुछ ऐसा होना चाहिए। जबकि अरे सर मैडम इसका नाम होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक करके। क्यों सिंह साहब? एग्जैक्ट जी यार अब सर हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा सिंह हेलो सिंह साहब सर, मेरे को ये बताओ, ये अनऑफिशियल ये मीटिंग से अलग हटके है कि ये जो पेपर बनाया है वो उसमें लाइब्रेरी साइंस के हमारे कौन कौन से विद्वान थे, थोड़ा सा बताएंगे आप? वो लिखा हुआ है सर, सिद्दीकी से लेकर के नौशाद अली PM से। और आप मुझे इवनिंग में बताना सर, इवनिंग में बताना। ठीक है लिखा है सर, स्टार्टिंग में लिखा हो, स्टार्टिंग में लिखा है। लेकिन सर वो कल को ये भी पूछेंगे कि इसको अप्रूव करने वाले कौन थे। आपका भी, हमारा भी, आपका भी नाम आएगा। नहीं इसमें रिफॉर्म करेंगे सर, चेंजेस है जो करेंगे हम। दीपमाला मैम इसको जो भी हम सभी जो दे रहे हैं सजेशन को इनकॉर्पोरेट कीजिए, तो बहुत अच्छा सिलेबस होगा इसी में। मैं इनकॉर्पोरेट करके आप सबको भेजूंगी। जी दोबारा से वर्ड में बना के इसको दोबारा भेज। हाँ वर्ड में ही देना, जिससे हमें भी किसी को करेक्शन करना होगा तो करेक्ट करके उसको रेड करके भेज देंगे, आप फिर चेंज कर लेंगे। ठीक इसको आगे बढ़ाऊं सर? हाँ बिल्कुल। ये वाला खत्म हो गया कि अभी बच्चा? बस लास्ट प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल रखे इन्होंने। तो रहेगा मैडम, रहेगा। चलिए अब एमलिप पे ले जाओ सिंह साहब यार। एमलिप पे चलिए सर। प्रैक्टिकल में जैसे अभी खरे सर कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, मैं कई बार गया हूँ तो जो कंप्यूटर लैब है तो मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा वो चलनी चाहिए, और जो जितने भी पीसीज हैं जी सर मेरी फाइल लगातार चलती है सर। पर कंप्यूटर वहां से चलते नहीं है। अभी हमारे अब मैम ऐसा है ना, मुझे पता है कि यू आर फाइनेंस ऑफिसर देयर। जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है सर। मैडम छुट्टी पे है, कोरोना हो गया था तो चार्ज मेरे पास है फिलहाल। अब वही है सर। और लेकिन अच्छी बात ये है सर कि कंप्यूटर साइंस के हमारे वाइस चांसलर हैं। तो शायद अब हमारा दर्द कोई समझेगा। अब तक हमारा मैं हमेशा ही जानता हूँ, तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, चाहे मैम दीपमाला हैं, स्मिता गुप्ता हैं, अदर्स में, अब मैं देखता हूँ हालत तो वहाँ पे एक भी कंप्यूटर फंक्शनल नहीं होता है, तो बड़ा कष्ट होता है। और हम मतलब लोग ये भी नहीं समझते हैं सर कि लाइब्रेरी साइंस में जो बीलिप एमलिप के कोर्सेज हैं वो लाइब्रेरी से अलग हैं। जिस वाइस चांसलर को भी मैंने अप्रोच किया उसने कहा लाइब्रेरी में कंप्यूटर है तो
मतलब ये मुझे जवाब मिला अब तक। तो कुल मिला के बहुत अनफॉर्चुनेट है सर, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत शर्म आती है कि मैं अब तक अरेंज नहीं करा पाई हूँ। नहीं 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 मैम, आपका लगी नहीं है, लगातार हूँ सर। जब अथॉरिटी रहेगी जब ही हो सकता है मैम। अभी देखिए इतना कोर्स इसमें रख दिया है, जैसे बार बार मैं कहूँगा, सर भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी इसमें देखिए लाइनएक्स से लेकर के विंडो एंटी से लेकर के, और ये आपका डेटाबेसेस सारे, ये एलिस फॉर विंडो सॉफ्टवेयर, सोल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो सब कुछ दे रखा है। हमारा दर्द डॉक्टर साहब यही है कि सिलेबस बनाने वाले कमरे में बैठ के सब कुछ लिख देते हैं, ग्राउंड लेवल पर क्या है वही वही नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कुछ नहीं। हमारे टीचर सर बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये बेचारे अपना लैपटॉप पे चीजें चला के और फिर स्क्रीन पे कनेक्ट करके प्रोजेक्टर पे, और वहां कोई बच्चे मतलब हैंड्स ऑन बच्चों को नहीं करा पाते हैं, लेकिन पूरा प्रोजेक्टर पे लगा के अपने लैपटॉप से बच्चों को पूरा इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं टॉपिक्स। ये इनकी अपनी मेहनत है, तो जो जितना ये अपने लेवल पे कर पाते हैं सर उतना जरूर करते हैं, कोशिश जरूर करते हैं कि बच्चा अनटच ना रह जाए किसी भी नए कॉन्सेप्ट से। नहीं, अब तो वाइस चांसलर साहब ऐसे आ गए, वो तो जानते हैं हाईटेक का ही जमाना है, तो वो तो इस बात सुनेंगे। और आप जी मुझे पूरा भरोसा है सर, और बाकी इस फैकल्टी के साथ में मीटिंग है अभी 24 तारीख को, तो हम लोग यही सारी बातें सामने रखने वाले हैं उनके। तो उम्मीद मुझे पूरी है कि इस बार तो हम लोगों को मिल जाएगा। ये आप जरूर कहिए। और जैसे कहना कि बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग हुई थी, एक्सपर्ट या जो एग्जामिनर आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं सर आउटडेटेड है, एक बार विजिट कीजिए डिपार्टमेंट की, लैब की देखिए, तो पता चल जाएगा कि उनको मैं क्या कहूँ कि अभी उसमें फेंकने लायक भी नहीं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरी कोशिश होगी, और जब कुछ होगा तो मैं आप लोगों से शेयर भी जरूर करूंगी कि सर अब आइए डिपार्टमेंट, तब मैं शायद फक्र के साथ कह पाऊंगी सर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ डिपार्टमेंट, आइए। जी जी बिल्कुल। लैब अच्छी है मैडम, कंप्यूटर लैब अच्छी है, बट आप पे कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे। लैब में जगह बहुत है सर, लैब में जगह बहुत है, कंप्यूटर वो तो आपने बॉक्सेस रखे हुए हैं आप। सर ये एमलिप का है। तो इसको भी मैंने 6 पेपर रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और 6 रखे हैं इंटर्नशिप जोड़ सेकेंड सेमेस्टर में, और ये मैंने इलेक्टिव पेपर रखे हैं 2, जिसमें से एक बच्चा कोई ले सकता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी नए के अकॉर्डिंग कि इलेक्टिव पेपर होना चाहिए एमले में। बेटा स्टाफ तो होता नहीं है, इलेक्टिव पेपर पढ़ाएगा कौन? सर ये आईपीआर हमारे यहाँ लॉ का एलएलएम का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स इस साल से शुरू कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, तो हम वो ऑफर कर पाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ऑफर। अगर लेक्चर अरेंज हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गुड डिजिटल लाइब्रेरी और आईपीआर पे ये है ना होना चाहिए। जी 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 सर, हमारे एकेडमिक काउंसिल से पास हो गया, इस साल चलेगा लॉ डिपार्टमेंट में जहाँ एलएलएम चलता है। नहीं लॉ डिपार्टमेंट का तो ठीक है मैम, लेकिन जैसे ये हमारा इतना कंटेंट नहीं मिलेगा हमें इसमें कि एक पेपर इसको रख दिया जाए। सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर आप आगे देख लीजिएगा, और बाकी कवर कराने की जिम्मेदारी, टीचर्स अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी होगी सर। अब ये जी जी नहीं वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे डिजिटल लाइब्रेरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें भी सर ये नियम बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 बच्चों ने ऑप्ट करा और हमने दे दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं संख्या भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि कोई भी कोर्स हम तब ऑफर करेंगे जब मिनिमम इतने बच्चे उसको ऑप्ट करेंगे। नहीं ये ठीक है, लेकिन इसमें भी चेंज करने की जरूरत है, इतना कंटेंट मिलेगा नहीं हमें। सर एक बार आप वो देख लीजिए, इन लोगों ने सिलेबस जो बनाया वो एक बार देख लीजिएगा, इंक्लूड करवा दीजिएगा इसमें। इसकी जगह पे अगर आप कोई पेपर और सजेस्ट कर रहे हो सर तो वो बता दीजिए फिर। हाँ इसमें पेपर इसमें कई पेपर हो सकते हैं मैम, अगर हम देख रहे हैं जैसे आप ये देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन जो एनालिसिस रिपैकेजिंग का जो नेक्स्ट में ले गए हम, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का पेपर है जी, और एक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर एंड प्रोग्राम्स का कहीं नहीं आया है। जी जी आज में आएगा, अभी आएगा।
सर इसमें इन लोगों ने जो डाला है वो सोच के ये डाला है कि एक हम किसी अलग फैकल्टी से, जैसे हम लोग उसमें बात करते हैं ना कि सिर्फ अपनी फैकल्टी से ही पेपर्स मत पढ़ो, कहीं अलग फैकल्टी कुछ अलग सा जो शायद रिलेटेड हो, लेकिन अभी तक हमने यहाँ बच्चों को ऑफर ना किया हो, दूसरी फैकल्टी से उस तरीके का पेपर ऑफर करने का आइडिया था हम लोग का। नहीं, इसमें वो ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं कौन सी अदर फैकल्टी है उसमें जाएं ना जाएं वो अलग चीज है। भले मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पेपर डल जाए सर, मतलब कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वो तो आप लोगों से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसमें एक डाल सकते हैं मैडम, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। लिख ले रही हूँ मैं। दीपमाला जी देख लीजिए। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स करके पेपर डाल सकते हैं मैम। ठीक है सर, मैं इसके लिए आपसे संपर्क करूंगी, क्या इसमें दिया जा सकता है चारों ये। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो ये पेपर बताते हैं इट मे बी द फुल फ्लैश पेपर, इट कांट बी द इलेक्टिव पेपर, 4 पेपर कहीं ना कहीं भी आ सकता है, और मैनेजमेंट का बीडी में भी इन्होंने तब किया है। जहाँ तक आईपीआर की बात है, आजकल जैसे आरपीई रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स की बात चल रही है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जब एमबी में आता है उसको कॉपीराइट के बारे में, आईपीआर के बारे में, एथिक्स के बारे में, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर उनको पता हो जाता है तो आई थिंक इट इज अ गुड पेपर, इलेक्टिव पेपर अगर ये लेकर के चल जाए। डिजिटल लाइब्रेरी जैसे मैडम अश्योर कर रही हैं, अगर इसको लो फैकल्टी का कोई टीचर पढ़ाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा ये। और आने वाले टाइम में आज नहीं कल देखिए, आप यूनिवर्सिटी के अंदर आरपी जो 3rd पेपर कंपल मैंडेटरी बना दिया है, जो आरपी है रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स, उसके अंदर ये मैक्सिमम चीजें कवर होती है। तो जब हमारा बच्चा इस पेपर को पढ़ करके बाहर जाएगा और जब वो पीएचडी कोर्स करेगा तो उसके लिए ये कंटेंट अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहती है। सर आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे डिस्कस कर लेते हैं सर। हाँ, एक बार क्लियर देख लीजिएगा, आगे चलिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में दिखा, आगे चलिए। 201 ये आपका पेपर है, इसका मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन ये कम्युनिकेशन वाला है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, टाइटल नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, अब है केवल इसको मैडम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कीजिए। अच्छा, या और क्लियर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन हटा दीजिए, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन कर दीजिए। नॉलेज एंड कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर रहेगा सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इसका मीडियम है, पार्ट है। हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही जब ऑर्गेनाइज होकर नॉलेज बनता है, नॉलेज से विजडम, देन कैन कीप इट नॉलेज कम्युनिकेशन ठीक है। हाँ, अब ये दूसरा जो पेपर का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सर कहाँ पे? ये जो आपने लिखा ना MLIH 202, क्या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि जो पेपर जो कोड दिए हैं इसको चेंज किया जा सकता है, इसको भी चेंज नहीं करना है? सर किया जा सकता है, ये तो हमारा अपना है ना, इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, फिर भी एक बार आप मैडम बताएंगी ना सर, वो चेंज करिए, एमलिप में आप जो चेंज कहेंगे वो हो जाएगा, एमलिप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा है कि जैसे लिखे हैं हमने फर्स्ट सेमेस्टर, तो ML 201 लिखा है हमने, तो इसको ML 101 करें तो इससे क्लियर हो जाएगा ये फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, और जो सेकंड का है वो ML 20 से स्टार्ट हो जाएगा। मैं रुकना चाहूंगा, सर होता है ऐसे ही, पीलिप में हमने BL 101 किया था और वो चल भी रहा है। नहीं रुकिए, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है हमेशा 1 से शुरू होता है, और जो सेकंड सेमेस्टर का होता है वो 2 से, अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चलता है। तो आप BL और ML का डिफरेंस तो है ही है, तो जब ML होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में 101 ही चलेगा। और इसको ML ही रखेंगे मैम या MLIS कर देंगे? सर कर सकते हैं, पूरा ही ठीक है, MLIS ही करेंगे, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। इसमें एक चीज मुझे कहनी थी
हाँ जी हेलो सर, जी जी बताएं सर जी। एक्चुअली ये जो कोड है वो तो कंप्यूटर सेंटर से जनरेट होगा बाद में। जी अभी जी आप जी जी अपना उसको डिफाइन करके रख लीजिए। जी अदरवाइज जी। जो पेपर का कोड होता है वो हमारा यूनिवर्सिटी जनरेट करेगा अलग से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, हम्म, हम लिखे दे रहे हैं, बाकी वो यूनिवर्सिटी जो जनरेट करेगी वो हम मान लेंगे, ठीक है सर। जी जी। और दूसरा इसी में मैम ये है कि लिखा है एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएट डिग्री इन LIS। देखिए ये ऊपर जो टॉप पे ही लिखा है आपने, देखिए मैम इसको, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट डिग्री इन LIS। हाँ लाइब्रेरी, क्योंकि कभी कभी हमारे पास इसमें ऐसी कोई बच्चे क्राइटेरिया नहीं है। इसमें कभी तो और ऐसे ये बच्चे यहाँ आ पे ये जाते तो सिलेबस है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्यों दे रहे हो? हटा दीजिए इसको। ठीक है, मैं हाँ, हटा ये तो दूंगी। सिलेबस है ना, यहाँ एलिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऑर्डिनेंस में एलिजिबिलिटी दे वगैरह देंगे। के नोट्स अलग रखिए, ये हटा सिलेबस दीजिए, का पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल वो सही बात। ऑर्डिनेंस का पार्ट है, वो ऑर्डिनेंस पे रखिए, सिलेबस मत रखिए। ठीक है, आइए नीचे आइए जल्दी से। अब दूसरा ये कि ये एक्सक्यूज मी, हाँ जी सर। जी, अब ये जैसे एक 205 में प्रैक्टिकल और ये लिख दिया 6 क्रेडिट्स। हम्म। ये शुरू में आ जाते हैं। जब वहाँ सर 4 क्रेडिट्स की थी प्रैक्टिस, तो यहाँ भी 4 क्रेडिट्स का ही रहने दे। मैं वही बोल रहा हूँ मैम कि सभी जी। को 4 क्रेडिट पे रखे, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, अदरवाइज तो ये ठीक है सर, इसको 6 हाँ। 4 कर दें। लेकिन ये चेंज आपको बीलीड में भी करना पड़ेगा मैडम। वहाँ पे आपने आई थिंक जो प्रोजेक्ट का दिया वहाँ पे 6 क्रेडिट का दिया हुआ है। हाँ प्रोजेक्ट में दिया हुआ है 6 क्रेडिट। प्रोजेक्ट 6 क्रेडिट का है, तो वहाँ भी आपको सिमेट्री ये करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस है ना सर, ये वाला। नहीं, वहाँ भी मैडम आपने 6 क्रेडिट कैसे दे रहे हैं? मैम वहाँ भी 4 ही क्रेडिट ठीक रहेगा। सर कहाँ, बीलिप में तो नहीं चेंज करेंगे। क्रेडिट भी चेंज नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बस जो वहाँ है वो यहाँ फॉलो करवा दीजिए बस। ठीक है, तो 4 क्रेडिट कर दीजिए इसको। वहाँ तो 6 क्रेडिट है। 6 था, दीपमाला जी की 4 ही था। प्रैक्टिकल का 4 है, उसका जो है लाइब्रेरी लिटरेचर सर्वे वगैरह का 6 है। मैं दिखा देती अरे वो छोड़िए, प्रैक्टिस जो है वो 4 ही था ना। मैं भी दिखा देती हूँ। ये आ गया, ये प्रोजेक्ट में 6 दिया, प्रैक्टिकल 4 ही है। नहीं तो वो प्रैक्टिकल हुआ ना, उसको तो प्रोजेक्ट थोड़ी ना है वो। 4 क्रेडिट का ही रहेगा वो। ठीक है, हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, 4 क्रेडिट्स की हो जाएंगे मैम। सही अंशु मैडम, इसकी ठीक कर लीजिएगा मैडम। ये एक मिनट, संदीप सर बताएं। मुझे कोई दूसरी एक मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। 5 बजे तो से मुझे हाँ, पता है अगर कोई मीटिंग जरूरत आप हो बाद में बता दीजिएगा, हम जुड़ जाएंगे। हाँ नहीं सर, आप ज्वाइन करिए, दूसरी मीटिंग 5 बजे से है। ठीक सर, ठीक ठीक जी जी ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक मैडम, ये जो फॉर्मेटिंग आपने स्क्रीन में दी है जी, ईयर 111 सैम 11, तो ये बार बार रिपीट करने की आपने फर्स्ट सैम ऊपर दे दिया है, तो जस्ट आप इसको पेपर कोड से स्टार्ट कीजिए ना। ईयर 1 सैम 2 1, ये सर कॉलम ये हटा सकते बिल्कुल हैं आप। पैटर्न जो था, जो बीलिट का पैटर्न था, मैंने सेम वही रखा हुआ है ताकि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना हो। नहीं, वहां भी वो ठीक नहीं मैडम। आप जब यहाँ पे आप इसको फर्स्ट टाइम इसके स्टार्टिंग में दे रहे हैं, एक साथ ठीक दे है, दिया तो इसको बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब आपने स्टार्टिंग में लिख दिया 1 ईयर प्रोग्राम है ये, तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेटिंग आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। स्टार्ट कीजिएगा इसको स्टार्ट। ये 1 ईयर भी हटाना पड़ेगा सर? 1 ईयर भी है, आपने स्टार्टिंग में लिख दिया ना ये 1 ईयर प्रोग्राम। ऊपर ही लिख दिया ना आपने फर्स्ट ठीक सेमेस्टर। है, मैं इन दोनों कटा दूंगी। हाँ, इसको जरूरत नहीं है मैम कुछ भी इसमें लिखने की। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहीं से फिलिप से नहीं करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसमें देखिए कोर्स कोड दे देंगे आप, पहला कॉलम। हाँ, दूसरे में आपका कोर्स टाइटल आ जाएगा। ये पेपर की जगह वर्ड कोर्स आएगा। हमारे लैब में ये कोर्स वर्ड चलता है। यूज करेंगे फिर मैडम। मैं वही बोल रहा हूँ, कोर्स कोड जो कोड दिए हुए हैं MLIS जैसे 101, MLIS 102, MLIS 103, इस तरह से कोर्स कोड दे दीजिए, कोर्स टाइटल दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो पेपर के नाम है कोर्स टाइटल से आ जाएंगे, और बाकी आपका जो ओपन जो इलेक्टिव है, कोर है, वो दे दीजिए, और बाकी थ्योरी और ये जो आपके सेशनल है वो दे दीजिए, और क्रेडिट दे दीजिए।
इसको कलर बनाने की बजाय मैडम आपके पास में प्रिंटेड फॉर्म में ये स्लेब रखा होगा, आप उससे में साथ ही साथ चेंज कर लेते, बाद में आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। या तो आप साथ ही साथ इसको राइट डाउन करते सर वो साथ में लिख रही हैं, जो आप जो डायरी में हाईलाइट कर रही हैं वो लिख भी रही हैं साथ में। डायरी में लिखती जा रही हूँ सर मैं, जितना चेंजेस करना है वो मैं डायरी में भी लिखती जा रही हूँ, और इसको मैं 1-2 दिन में कल में तैयार कर लूंगी। राइट, कल परसों मेरे को तैयार कर लूंगी इसको। वर्ड की फाइल मेरी बनी हुई है। आगे चलिए दीपमाला जी, स्ट्रक्चर हो गया, आगे चलिए, आगे ये समझ में आ गई बात। ये तो फर्स्ट पेपर हो गया सर, उसमें चेंज करेंगे आप ना, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ बस बाकी सब ने जो चल रहा था वही रखा हुआ है। अच्छा, ये जैसे इसमें ज्यादा देखिए 2 पेपर हैं आपके मैम, आप अगर मैं जैसा देख पा रहा हूँ, जैसे इसमें रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिकल टेक्निक्स पहले दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी जगह मैंने ये जो आपका जो पेपर अगर इसको ले लें, जो मुझे दिख नहीं रहा है आपके में, कहीं भी नहीं दिख रहा। हाँ, इधर दिया आपने कि मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सेकंड में लेके गई इसे। ठीक है सर, मैं एक बात नहीं कहना चाहती थी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और उधर मैंने दिया इन्फॉर्मेटिक्स एंड साइंटोमेट्रिक्स, तो एक को एक यूनिट में रखना है, एक को दूसरी यूनिट में रखना है। वो मैम बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है, वो रिसर्च मेथोलॉजी का ही पार्ट है, इसलिए उसे सेकंड यूनिट में ले जाइए पूरा पेपर। अच्छा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिक, साइंटोमेट्रिक, बिब्लोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक, ये तो एक मैट्रिक्स का ही है ना, तो एक इसको, और वो भी 6 क्रेडिट दे रहे हैं, ये मतलब इसको हटा करके रिसर्च जो पेपर है जो सेकंड यूनिट में ले जाओ इसको। दूसरा मार्केटिंग, हाँ, और मार्केटिंग का जो पूरा पेपर है इसको आप फर्स्ट में ले जाओ उसकी जगह। नहीं, फर्स्ट पेपर तो अपनी जगह है ही, कम्युनिकेशन। हाँ नहीं, जिसकी मैं जो रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक टेक्निक्स है ना, हाँ, इसको आप इसकी जगह ले आइए। ठीक है, इसकी जगह मार्केटिंग की जगह ले आऊंगी इसको। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे सर भी इससे एग्री करेंगे कि जो इन्फॉर्मेटिक्स और साइंटोमेटिक है ना, ये बिब्लोमेट्रिक के पार्ट हैं। हाँ, वो तो क्योंकि ड्यू टू मतलब ये जो रिसेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइंटोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक, कंटेंट, तो ये सभी इसी से ही है बेसिकली बिब्लोमेट्रिक, और ये रिसर्च मेथोलॉजी का एक छोटा सा एक पार्ट है, हालांकि ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि सेकेंड सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन दिया गया प्रैक्टिकल, आई थिंक इसको फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, क्योंकि कैटलॉगिंग जब हम प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे हैं तो उसके क्लासिफिकेशन आता है, तो आई थिंक क्लासिफिकेशन जो है वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड करना चाहिए प्रैक्टिकल। हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वाले चैप्टर पे, यहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए सर। मैंने 2 प्रैक्टिकल नीचे रखे हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट में टाइम कम होता है, और ये थ्योरी पेपर इसलिए ऊपर रखे थे, इसमें हम ज्यादा खींच सकते हैं थ्योरी पेपर को, इस हिसाब से मैंने रखा था। एक कैटलॉगिंग प्रैक्टिस ऊपर रखी थी और क्लासिफिकेशन नीचे रखा था। क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल फिर पहले होना चाहिए ना, एक्चुअली बच्चे पहले क्लासिफिकेशन ही करेंगे फिर थ्योरी कैटलॉगिंग पे आएंगे। आई थिंक ऐसा जरूरी नहीं है, सब बिल में सब शिफ्ट होते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमपी सिंह सर। जी सर जी, हम लोग सर रिसर्च का पेपर सेकेंड सेमेस्टर में कर रहे हैं, और उसकी जगह पे फिर मार्केटिंग कर ले। हाँ, ये कर लीजिए मैम। हाँ दीपमाला जी, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नोट कर चुकी हूँ, दोनों को एक दूसरे चेंज करना है। और ये जैसा पेपर आप जो प्रैक्टिकल का करें, तो एक प्रैक्टिस का पेपर रख दिया आपने, एडवांस कैटलॉगिंग प्रैक्टिस। ठीक है ना, अब पेपर का नाम भी इसको सही करिए, एडवांस लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कर दें। नहीं सर बताएंगे, जो पूरा नाम है जैसे हमने थ्योरी में लिखा था, जैसे लिखा ना हमने, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। हाँ, तो इसको यहाँ थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिस होना चाहिए, तो सेम ही है ना ये तो। अभी एडवांस कैटलॉगिंग, ये कहीं से कुछ भी सार्थक नहीं इसमें। ठीक है सर, उसको चेंज कर देंगे, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल कर दूंगी। इसको डॉक्टर साहब ये भी लिखा जा सकता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लिखा जा सकता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस जी, थ्योरी, वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कोलर लगा के तो थ्योरी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। जी जी जी।
तो थ्योरी का भी चेंज करना पड़ेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम होगा मैंने, वो थ्योरी और प्रैक्टिस बस ये हो जाएगा, बाकी पेपर का नाम तो एक ही है। ठीक 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 सर। उसमें ये वाला जो पेपर है हमारा इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्रीवल, इसको हमें करना पड़ेगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, या यहाँ पे ये सही है? सर बताइए क्या करना है? मैडम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सब इंक्लूड हो जाता है, उसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग सब इंक्लूड हो जाता है मैडम। सर तो फिर हमें 2 करने पड़ेंगे, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, क्योंकि यूडीसी भी आएगा। हाँ, ऐसे कर लीजिए, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे थ्योरी है आपका, फिर प्रैक्टिस है, तो उसको 1 कर सकते हो, उसको 2। अगर आपने 2 पेपर अलग अलग बनाए हैं क्या इससे, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के? हाँ हाँ, थ्योरी के नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के अलग बनाए सर। थ्योरी का तो एक ही है ना? थ्योरी का एक ही है। हाँ, तो प्रैक्टिस में 2 कर दीजिए, प्रैक्टिस का 1 और प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 1 में आप क्लासिफिकेशन रखना चाहते हैं, कैटलॉगिंग रखना चाहते हैं, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला जो टाइटल है चेंज होगा या नहीं? अरे टाइटल चेंज तो हो गया मैम, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। थ्योरी एंड प्रैक्टिस मैडम, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कोलन थ्योरी एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कोलन, इसमें पूरा लिख लीजिए मैम, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर आप डाल देंगे थ्योरी, आगे लिख देंगे, फिर इसी को आप प्रैक्टिस का ले जाएंगे। तो प्रैक्टिस 1 में आप क्या लेना चाहते हैं, वो आप अपने इसमें कंटेंट में डाल देंगे। क्लासिफिकेशन में यूडीसी या जो भी आप कराना चाहते हैं, कैटलॉगिंग में ACR2 कराना चाहते हैं। ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन थ्योरी ये हमारा तो सब कंटेंट में डाल दो मैडम, दीपाला मैडम अंदर डाल दो, सब कंटेंट में डाल दूंगी मैं, यूडीसी एडिशन से ये सब डाल दूंगी मैं, ACR2 ये भी डाल दूंगी, ACR2 R। मोबाइल में और तो मैं ले लेती। अरे सिंह साहब, MP सिंह साहब, हेलो। जी सर मैं कह रहा हूँ सर जी, ये लगभग 5 हो चुके हैं सर, थोड़ा सा इसको जरा है ना, ये मैडम को लिबर्टी दे लो, दीपबाला मैडम को, उसमें है ना बहुत सारे चेंज करके एक बार अपने को दिखा लेगी सर। ठीक है सर, ठीक है हाँ, एक बार करके मैम उसी हिसाब से पैटर्न बना लीजिए, एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो हो जाएगी। 2 घंटे अपन जुड़े हुए हैं सर, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया सर आपने आज। अब और कुछ रह गया क्या यादव मैडम, प्रोफेसर यादव मैडम? सर एक बार आपको वो दिखा दे, एक्सपर्ट्स पैनल जो आप लोगों ने वो बनाया हुआ है, वो आप चेक करा दीजिए इस साल के लिए, वो करा दीजिए। ठीक है स्मिता, तुम शेयर करोगे? यस मैम। दीपाला जी आप स्टॉप कर दीजिए। हाँ जी। फाइनल हो गया मैडम आपका? हाँ सर, ये अब कल आपको पूरा भेज देंगे, और जिस भी तरीके के आप लोग चेंजेस उसमें रेकमेंड करेंगे, बस उसको लेके हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। सर ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। POS एक्चुअली हम लोग जब फिजिकली मिलते हैं तो भी बहुत टाइम लग जाता है, और ये तो फिर ऑनलाइन है। दीपाला। यस सर। हेलो सर। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले में आपने कोई वो नहीं डाले हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा वगैरह? हाँ सर, वो आप लोग कहेंगे मैं इंक्लूड कर दूंगी। एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब इंक्लूड कर दूंगी मैं। हाँ, ये होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल होना चाहिए ना, और होना चाहिए सर, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का टीचर कोई इसको प्रॉपर नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ मुझे मालूम है वो भी। इसके लिए स्टैटिस्टिकल जो टीचर है, जो साइकोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स से उनको एंगेज करना पड़ेगा। ये अनोवा और टीचर बुलाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, मैनेजमेंट से बुलाना पड़ेगा सर हमारे। आप मैडम बैठिए, आप मैडम जी। हाँ यादव मैडम जी जी सर। जी सर, ये जो इंटरनल एग्जामिनर के नाम इंक्लूड किए ना, उसमें ये हमारे जोगिंदर साहब का भी करिए, और भी नाम इंक्लूड करिए,
सर भाई अभी जैसे आप बताएंगे। हाँ, लिस्ट आपको अभी दिखा रही है स्मिता, स्क्रीन पे दिखा रही है, जैसे आप जहाँ इसमें कहेंगे। हाँ, इसमें जो हु इज मिश्रा, मिश्रा का बहुत ज्यादा नाम दिया है, कौन है ये मिश्रा? ये हमारा सर इंटरनल हमारे गेस्ट फैकल्टी है सर हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। मैम इसमें सर ये पुराना है, इसमें चेंज होना है अब हमारे यहाँ। इसको ये पुराना है सर, गेस्ट फैकल्टी भी इनफैक्ट चेंज हो गई है हमारे यहाँ इस बीच में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी जी सर। हाँ, मेरा ये सजेशन है, जो आप जानते होंगे कि जो भी पेपर बनाते हो केवल उन्हीं को इंक्लूड करें, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। नहीं मैम। हाँ, और बिल्कुल जैसे सर। ज्यादा डिस्टेंस के जैसे दोसे हैं तो पेपर जो बनाते हैं तो नो प्रॉब्लम, और कई ऐसे होते नहीं पेपर बनाते तो एटलीस्ट आप पर ही बात आती है, तो बस जी, इन जी, चीज को ध्यान रखें। और आ भी नहीं और पाते आपके सिंह जो साहब। सराउंड सर। अच्छा जी यादव मैडम जी, एक जी, सर। रिक्वेस्ट आपसे और है कि जैसे है ना, जैसे जी। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने एक दो बार आपके यहाँ के पेपर बनाए, हाँ जी सर। तो जब वैल्यूएशन के लिए कोई कॉलिंग नहीं आता आपके यहाँ से, ये क्या है? आपकी बात कैसे पहले ही समझ करते गए हैं? थे सर हम। सर अब बस अब मेरे पास जवाब नहीं है। No worries. ये तो आपको दीपमाला जी और स्मिता बेहतर बता पाएंगी कि क्या होता है। इनका नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है सर, आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, इनके पास पेपर नहीं आ रहा बनने, मतलब नहीं मेरा मैडम कहना ये है कि जैसे है ना प्रोफेसर MP सिंह साहब हैं, खरे साहब हैं, जी। प्रोफेसर हेमंत शर्मा है, जोगिंदर, जो हम आपसे जुड़े हुए हैं, हाँ उन जी लोगों सर। के नाम क्यों प्रोफेसर सिंह साहब, उन लोगों के नाम एक्सटर्नल में ज्यादा आप इंक्लूड करिए, ना कि ये जी, कॉलेज जी। वगैरह से नाम उठाते हैं, आप उनको हटाइएगा। क्यों MP सिंह साहब? जी 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 जी। सर ये कॉलेज के पूरी तरह टीचरों से के आप नाम पे है, अब आप बना के देते सर, अब क्या बताएं हम आपको, ये पूरी लिस्ट ही गायब कर दी गई। फिर नहीं, उसके उसका बाद तरीका ये मैडम, ये दीपबाला मैडम और स्मिता गुप्ता को आप बोलिए लिस्ट बनाए और MP सिंह साहब को दिखा लें। सिंह साहब आप एक जी, बार ये बिल्कुल लिस्ट सर। देख लीजिएगा, फिर उसके बाद फाइनल कर दीजिएगा। सर ये हम सर के पास भेज दे रहे हैं, ये जैसी है अभी मेल पे हम लोग भेज दे रहे हैं, और जी। आप लोग इसको फाइनल कर दीजिए जैसे आप बस कहोगे। वो ज्यादा मतलब वो कोई वो दिक्कत ज्यादा नहीं ठीक रहेगा, है ना? हाँ जी MP सिंह ठीक है ये देख लो, लिस्ट आप देख लो यार, ये है ना इसमें। ठीक है मैम, मैं सर को मेल कर देती हाँ, सर को आप मेल कर दो, सर एक बार देख लेंगे। हूँ, सिंह सर को मेल कर दूंगी मैं। MP सिंह साहब इसको करेक्ट करके है ना, वो मैडम जी। को दीपमाला और स्मिता को भेज देंगे, उसके बाद ये फाइनल कर देना आप, ठीक है ना मैडम? जी सर। दीपमाला जी एक बार मिनट्स एक बार जरा स्क्रॉल कर दीजिए सर, मिनट्स भी उस हिसाब से चेंज होने होंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम हो सकता है हमारे दिमाग में ये चीज ना आई हो, कुछ नई चीज इसमें इंसर्ट करनी हो, क्योंकि पहले एनुअल सिस्टम पे चलता था सर, अब सेमेस्टर सिस्टम पे चलेगा, तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर वो चेंज होंगे। सॉरी मिनट्स नहीं सर, वो ऑर्डिनेंस एक बार शेयर कर दीजिए, है ना आपके पास कॉपी? हाँ ये है सर, मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। हम सभी को मैम एक बार कॉपी इसकी भेज देना, तो कुछ चेंज लगेगा तो सभी मुझे लग रहा है हाँ मैं सर, आप तो लोगों क्या चूंकि सेमेस्टर सिस्टम पे चलता है, तो जी, जी। अपने ऑर्डिनेंस के हिसाब से एक बार हमारा ऑर्डिनेंस भी देख लीजिएगा सर। जी मैम, जी जी। प्रोफेसर यादव मैडम जी, ये क्या जी, है सर। कि थोड़ा अपने ना 2 घंटे से अपने ना इसमें इंगेज है, हाँ, मेरा हाँ। ये सजेशन है आपको कि जी। ये सारी जो भी है ना अपने जी। चेंजेस किए हैं, वो आप सारे एक बार प्रोफेसर ये अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर को भेज दीजिए, क्यों सिंह साहब? बिल्कुल। और वो एक्सटर्नल वगैरह की लिस्ट भेज दीजिएगा, उसमें हम आपस में बात कर लेंगे, MP सिंह साहब, हरी साहब, जोगिंदर साहब, उसके ठीक है बाद हम सर। उसको डिसाइड ठीक कर है। लेंगे, और ठीक है वो सर। दीपमाला और स्मिता को भेज देंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा मैडम। थैंक यू सो मच सर, आप लोग इतना पेन लेंगे, अब तो आप बट लास्ट वो में मैडम धन्यवाद दीजिए और इसको बंद करिए। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। हाँ वो हम वही हम कह रहे हैं, जब फिजिकल करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, और ऑनलाइन में तो उस हिसाब से काम भी नहीं हो पाता है कि देन एंड देयर टाइप भी करा दिया, फाइनल हो गया, साइन भी करा लिया, वो सब चीजें नहीं हो पाती सर। तो हम आप लोग को भेज देंगे और आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। आज आई एम रियली थैंकफुल, आप लोगों ने इतना समय दिया, मतलब और इतनी बारीकी से। पिछली बार भी मुझे याद है MP सिंह सर, आपको भी याद होगा, घंटों जो है जब बीलिप का सिलेबस चेंज हुआ था, तो हम लोग पूरे दिन बैठे थे कहीं ना कहीं, बहुत बारीकी से आप लोगों ने तब भी इसको चीज को बताया था, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तो सर ये खाना पूर्ति होती है, और जो प्रपोज होता है उसी पे नीचे सब लोग साइन मार देते हैं, सो दैट वेज वी आर लकी कि आप लोग हमारे साथ हैं। हम लोग की टीम बिल्कुल डिफरेंट है, हम लोग की टीम बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं सर, बहुत माइन्यूटली आप लोग, इसीलिए यही रीजन है हम आप लोग के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं,
और आगे भी इसी तरीके से हम लोग मिलके काम करते रहेंगे। सर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कमियां हम जानते हैं और इसको ऊपर किसी ना किसी तरीके से उठाना है। जब तक मैं हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ मैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं, किसी तरीके से चीजों को बढ़ा सकूं। और बल्कि लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट भी सर होने ही वाला था, फॉर्म्स भी भर गए थे, सारा कुछ हो गया था, तब तक मैडम के टेन्योर का प्रॉब्लम हो गया, तो टेन्योर खत्म होने वाला था, उन्हें परमिशन नहीं मिली इंटरव्यू कराने की, तो हमारे इंटरव्यूज नहीं हो पाए। अदरवाइज हम चाहते हैं और अच्छे लोग जुड़े इस डिपार्टमेंट से। अभी रिसेंटली सर हमने गेस्ट फैकल्टी फरवरी में ली है जो पीएचडी है, तो आई मीन वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉलर हाई वाली थोड़ी सी बात है कि हमारी एक गेस्ट फैकल्टी जो है वो पीएचडी भी है। आने वाले समय के लिए मैं बहुत अपनी फैकल्टी को मोटिवेट करती हूँ, भैया पेपर लिखो। अभी सर अभी मीटिंग होगी ना सर के साथ में, तो शायद इन लोगों को कुछ जोश आए, बिकॉज मेरे कहने से तो जोश नहीं आ रहा है। जो एकेडमिक प्रोफाइल टीचर्स को बढ़ाना है वो आप लोग भी सर इनको मोटिवेट करिए। नए नए ये बच्चे हैं, ये लोग जो है आगे बढ़े, अपना एकेडमिक प्रोफाइल इंप्रूव करें। मैं तो डिपार्टमेंट में जब तक देख रही हूँ तब तक हूँ, बाकी फ्यूचर अगर एकेडमिक्स में चाहिए तो बहुत सारी एकेडमिक एक्टिविटीज अपने आप में बहुत जरूरी है, सिर्फ पेपर सेटिंग और पेपर इवैल्यूएशन ही जरूरी नहीं है। ये बात नए बच्चों को समझना चाहिए। मैडम आपको ही देखना है कि सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा। नहीं वही सर, अभी तो मैं तो बहुत धक्का मारती हूँ कि कुछ तो करो, पेपर लिखो, कुछ भी करो, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए सर मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ कि डिपार्टमेंट में एक छोटा सा सेमिनार भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जितनी हमारी फैकल्टी है और जिस हिसाब का हमारा अभी सिस्टम है। पर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी हमारे साथ जुड़े, जिससे ये फैकल्टी का पूरा दारोमदार इन्हीं लोगों के पास हो सर। क्यों किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई इंचार्ज या कोई हेड अपॉइंट हो, इन्हीं के डिपार्टमेंट। सेंट्रल लाइब्रेरी से भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनता रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, और आपको पता ही होगा आशीष जी जो है आप लाइब्रेरियन, फुल फ्लेजेड लाइब्रेरियन हो गए यूनिवर्सिटी के, तो खैर आशीष जी का भी हमारे पास बहुत सपोर्ट रहता है। बस हम लोग को आगे बढ़ना है किसी तरीके से ये जोश में कि नहीं डिपार्टमेंट आगे लेके ही जाना है, ऐसा ना हो कि कहीं अज्ञातवास में डिपार्टमेंट चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। यादव मैडम जी, ये आशीष हमारा स्टूडेंट भी है मैडम। हाँ सर मुझे पता है, मुझे पता है सर, इसीलिए मैं आपसे कह ही रही थी। जी जी जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने के लिए, और इसको फाइनलाइज करके और हम लोग यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर। मैं आप लोगों को भेजूंगी, सिलेबस भेजूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपमाला जी रिकॉर्डिंग मुझे अभी मेल कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं यूनिवर्सिटी भेज दूँ। मैं स्टॉप करूँ इसको? हाँ मैं मीटिंग लीव करती हूँ और आप मेरे को रिकॉर्डिंग अभी आपकी मेल पे आ जाएगी ये रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो मेल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग की कॉपी आ जाएगी, मैं यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू सर। और दीपमाला मैडम जी, आप ये जो एक्सटर्नल की लिस्ट वगैरह है ना, एमपी सिंह साहब को मेल कर दीजिएगा, वो देख लेंगे सब, है ना? सर मैं एमपी सिंह सर को मेल कर दूंगी। जी सर।